Assalamualaikum. Hopefully it's a good morning for everybody who is watching us. Welcome to the Situation Room, जहां हम आपको आगाह रखते हैं of every development, big or small, taking place between हम क्या कहें, इंडिया पाकिस्तान टेंशन कहें या रीजनल टेंशन कहें, what are we going to call it? इर्द-गिर्द जो भी डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में हम आपको अपडेट करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम यहाँ आपका हौसला भी बढ़ाते हैं और कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी अफवाज पाकिस्तान बहरी बर्री फजाई हमा वक्त तैयार हैं हमारी हिफाजत के लिए, हमारी सरहदों के एक एक इंच की हिफाजत के लिए। और जिस कौम में ऐसे जवान हों उस कौम को घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप जो रोज हमसे हमारी आपसे मुलाकात होती है, आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो फील होता ही होगा, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह वी फील वेरी वेरी सिक्योर। देखिए, जब इंसान का दिल साफ होना, जब एक कौम का दिल साफ हो कि हमने कुछ नहीं किया, तो उसमें वो एक कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। सर्टनली। और एट द सेम टाइम खतरा भी टला नहीं है, लेकिन कोई बड़ी ऐसी इशारा या ऐसी कोई निशानी में नहीं सामने आई कि भारत कोई कार्रवाई या शरारत नहीं करेगा। लेकिन जो वक्त गुजर रहा है, दुनिया की इन्वॉल्वमेंट अब इस तनाज़े में, इस कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ती जा रही है और दुनिया भर से पैगामात भी आ रहे हैं, रवाबित भी हो रहे हैं और दोनों ममालिक के जो अहम लोग हैं उनसे भी राबते हो रहे हैं। और यही कहा जा रहा है कि इस खित्ते के अमन के लिए, इस खित्ते में कोई देर पा तनाज़ा पैदा ना हो, इसलिए दोनों जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। थोड़ा सा ना ऑन इंडिया पार्ट अगर देखा जाए, जिस तरह टाइम आगे आगे जा रहा है, तो ऐसी फीलिंग्स हो रही है कि उनको वो रिस्पांस नहीं मिल रहा जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। ठीक कह रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, पहलगाम हमले के बाद भारत की जानिब से पाकिस्तान पर कोई बड़ी कार्रवाई करने का जो इशारा है ना, उस तरह से नहीं मिल रहा है। एब्सोल्युटली ऐसी ही चीज़ है। और ख़ास तौर पे अगर हम अमेरिका से भी बड़ी तवक्कुआत थी भारत की, कुछ ऐसा एक्चुअली हुआ नहीं। अच्छा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जुनून लेकिन कम नहीं हुआ, आपको पता है अब तक? नहीं, वो तो कैसे। और दुनिया की जानिब से जो रिस्पांस आ रहा है ना, वो भी शायद भारत के लिए मायूस कुन है। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान पर चढ़ाई से पहले गहरी सोच में डूबी हुई है। ऐसा लग रहा है कि करे तो क्या करे। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने इस मौके पर बड़ा मानीखेज बयान दिया है और उनका कहना है कि अमरीका को उम्मीद है कि भारत पहलगाम वाक़े पर इस अंदाज से रद्द-ए-अमल दे के वसीतर इलाकाई तनाज़ा जो है वो पैदा ना हो। भाई, अब तो हो गया जो करना था। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और अमेरिका को ये भी उम्मीद है कि पाकिस्तान तहकीकात में ताउन करेगा। कब से? डे वन से पाकिस्तान यही कह रहा है कि भाई कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन साथ मिलकर, और दहशतगर्द को तलाश करके उनसे निपटा जाएगा। ये उम्मीद अमेरिका कर रहा है। और इसी तनाज़ुर में पाकिस्तान ने भी बड़ी पेशकश कर दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हम किसी भी तरह की तहकीकात के लिए तैयार हैं। 2, 3 या इससे ज़ायद ममालिक मिलकर भी तहकीकात कर लें या अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कोई कमीशन कायम कर दें, हम खैर मकदम करेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और ये पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ी ऑफर है जिसको पाकिस्तान ने ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के सामने अब रख दिया है कि आइए, आपको जो भी रिजर्वेशंस हैं आप किसी इंडिपेंडेंट कमीशन से तहकीकात करा लें, हम उसमें भरपूर ताउन करने के लिए तैयार हैं। What more could you ask for? ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, ये देखें। अभी भी प्राइम मिनिस्टर की जो एक ऑफर है वो बिल्कुल करती है। हम वेलकम कर रहे हैं जिनके ऊपर इल्जाम लगा रहा है हिंदुस्तान, तो जिनको को ग्रीवेंस है उनको भी वेलकम करना चाहिए इस ऑफर का। इमीडिएटली एक क्राइसिस के दौरान जो है इस किस्म की जिसके हाथ साफ हों वही ये ऑफर करता है। 2 कर लें, 3 कर लें, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो है वो कोई कमीशन बना दें 2, 4, 5 मुल्कों का। एनी इंक्वायरी, एनी इन्वेस्टिगेशन, अभी तक उन्होंने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया कि ये इसके पीछे कुछ और ना निकल आए। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर जियांग ज़ी डोंग ने यकीन दहानी कराई है कि चीन जनूबी एशिया में अमन के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। बड़ा हौसला भी होता है इससे पाकिस्तान को। दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कल टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंजेस का भी दौरा किया और मंगला स्ट्राइक कोर की हैमर स्ट्राइक मिशन का मुशाहिदा भी किया और जवानों के हौसलों को सराहा। उनके जाने से ही मेरा ख्याल है कि
के वो हौसले तो बुलंद हो गए होंगे। आर्मी चीफ ने भारत को खबरदार किया कि किसी फौजी मिस एडवेंचर जो हम कह रहे हैं गलती बेसिकली का फौरी, मजबूत और भरपूर जवाब दिया जाएगा। और कल बरतानवी टीवी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से खित्ते में पैदा होने वाले हालात पर बात की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ख्याल जाहिर किया कि दोनों मुल्कों में झड़पें हो सकती हैं लेकिन कोई बड़ी जंग नहीं होगी, होपफुली। ये देखें। खदशा तो सर्टनली जाहिर किया जा रहा है भारत की तरफ से। उधर पाकिस्तान का पानी बंद करने की हकीकत भी अब सबके सामने आने लगी है। अव्वल तो ये मुमकिन नहीं है और दूसरी बात भारतीयों को अब ये भी समझ में आने लगी है कि इसके नताइज और भी खतरनाक होंगे उनके लिए। कैसे? साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी ने बहुत ही सादा सी मिसाल दी है। उम्मीद है कि मोदी के हिमायतियों को भी समझ में आ जाएगी। लेट्स वॉच। पानी के ऊपर शुक्र करें इंडिया पाकिस्तान की आपकी ट्रीटी है, नहीं तो आपका इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ऑन ईच अदर। तो इसलिए ये कह देना कि जनाब हम पानी का ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप हमें कहेंगे कि हम आपको भूखा मारेंगे, आपको प्यासा मारेंगे, आपको सहरा बना देंगे, भूखा और प्यासा अगर आप मारेंगे कौम को, तो कौन सा पाकिस्तान का लीडर है या कौन से लोग हैं जो कहें मरने को हम तैयार हैं जी? फिर वो कहेंगे जी मरना ही है तो फिर लड़के मरेंगे ना, ऐसे तो ही मर जाए। रोकेंगे कैसे? वो नलका की टूटी बंद कर दोगे, दबा रोक दिया। ये माइटी इंडस रिवर है, हजारों साल से चल रहा है, ठाटे मारता हुआ आता है। ये माइटी इंडस के सामने मोदी साहब खड़े हो जाएंगे रोकने के लिए? बहुत सारा पॉलिटिकल रिटोरिक भी होता है ना जो भारतीय बयानात होते हैं, लेकिन ये अच्छी मिसाल थी। अच्छा, हमारी जो बहुत सी आपको पता है, चलें वी विल नॉट गेट इनटू द मीम्स क्योंकि वो एक और लाइटर साइड ऑफ दिस टेंशन है। लेकिन लिटरली लोगों का ये भी कहना है कि ना अभी वेट करें, मॉनसून आने दें, फिर देखते हैं कि कौन किस चीज़ को रोक सकता है। वैसे ही आप पानी नहीं रोक सकते तो बाल्टियां लेके तो नहीं वहाँ बैठ जाएंगे ना। बड़े बूढ़े कहते हैं कि पानी अपनी जगह हमेशा खुद बना लेता है, इसीलिए जो आबादियां कायम की जाती हैं ना पानी और पानी की गुजरगाहों पे, वो हमेशा डूबती हैं। एनीहाउ, सेनेटर शहरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफीर भी रही हैं पाकिस्तान की अमेरिका में। सेनेटर साहबा, शुक्रिया आपने वक्त दिया। जाहिर है पूरी कौम एक आवाज़ है, बड़ी कौमी यकजहती का मुजाहिरा किया जा रहा है। एट द सेम टाइम अब हमें उम्मीद पैदा हुई है कि बिकॉज आलमी जो ताकतें हैं वो भी इस तनाज़े पे तवज्जो दे रही हैं, बयानात आ रहे हैं, रवाबित हो रहे हैं, क्या खतरा टल गया या अभी भी खतरा मौजूद है जंग का? देखिए, सूरत हाल इस वक्त भी मैं समझती हूँ खासी कशीदा और टेंस है, क्योंकि दोनों ममालिक में ये बहुत सालों के बाद इस लेवल की, इस सतह की कशीदगी बढ़ती जा रही है। और जो भारत ने इतना एस्केलेट किया है इस सारे अपने बयानिए को, और वहाँ एक आपने देखा है एक जंग का तबल आए दिन बज रहा होता है। और कल भी वो काफ़ी अलग अलग जगहों से आवाज़ें उठ रही थी पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के लीडरान के खिलाफ, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में, ज़ाहिर है टेंशन में सब यकज़बान होके दिफा करते हैं, तो चुन चुन के लोगों के नाम भी लिए जा रहे हैं। खासा एक जहर घोल दिया गया है जिसे कहते हैं नैरेटिव में। तो मैं समझती हूँ कि ये अभी आप कह रहे हैं ना खतरा टल गया है, बेशक मगर मैं ये आप जरूर कहें और सोचना भी मुस्बत है, लेकिन देखिए मैं समझती हूँ चौकन्ना होना बहुत जरूरी है, खास तौर से सिक्योरिटी और पॉलिटिकल लेवल पर। कि लास्ट टाइम भी इन्होंने 10-10, 12-12 दिन के बाद कुछ कर, इनका रिस्पांस टाइम जो है ना फर्क होता है। और खासतौर से लाइन ऑफ कंट्रोल क्योंकि अब काफी मुश्तइल हो गई है, वहाँ भी हमें सिटीजन्स का और सबका और डिफेंसिव लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो इस वक्त उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। शहरी साहब हम वक्त तैयार हैं और रहना चाहिए भी। बिल्कुल शहरी साहब, वो मूवमेंट तो हम सारे देख ही रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो मूवमेंट दुनिया भी देख रही है। आपको लगता है कि दुनिया की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है, जो कि शायद टू द डिसमे ऑफ इंडिया, वो उस तरह जारहाना टाइप और साइड टेकिंग वाला नहीं आया, और
दुनिया की तरफ से यूनैनिमसली यही बात हुई है कि आप दोनों बातचीत करें और बातचीत से इसको हल करें। यू थिंक कि इसी तरह ही होता है? इज इट नॉर्मल फॉर यू या फिर अब तक काफ़ी साइड्स और डिविजन्स हो जानी चाहिए थी? जी, बहुत अहम सवाल है और गैर मुतवक्का तौर पर, मतलब कम अज कम भारत के लिए ये गैर मुतवक्का एक डेवलपमेंट हुई है। उनको आदत है कि वो पाकिस्तान को कठेरे में खड़ा कराते हैं, दहशतगर्दी के हवाले से एक कहानी घड़ते हैं और बगैर शवाहिद के ये एक बस उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है। मतलब जाफर एक्सप्रेस का आप देखें क्या हुआ है। और मैं समझती हूँ कि देखिए उनके ही लोग पकड़े गए हैं, सभी मिलिट्री ऑफिसर पकड़ा गया है जी बलूचिस्तान में, कुलभूषण यादव। पाकिस्तान का ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि हमने बयानिया इतना फोर्सफुल नहीं मेंटेन किया और उस वक्त भी करना चाहिए था जब जाफर एक्सप्रेस से आपको शवाहिद मिलते हैं। मैं ये कहूँगी कि इस दफ़ा आप बिल्कुल सही पूछ रही हैं मुझसे सवाल कि ये गैर मुतवक्का एक ट्रेंड आ गई है कि जो इनको ख्याल था कि देखिए सारे मुस्तनद न्यूज़पेपर इदारे जो एक अलाइन रहते हैं हिंदुस्तान के नैरेटिव के साथ, खासतौर से अमेरिका की उनसे जो इतनी गहरी और बढ़ती हुई पार्टनरशिप है, तो वो एक अलाइनमेंट में रहता है, सारा बयानिया भी और मैसेजिंग भी और डिप्लोमेसी भी। तो ये इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ है। आपने देखा है कि कहाँ के न्यूज़ आउटलेट्स ने सवाल उठाया और आज आखिरकार बीबीसी में भी उठाया। मेरे साथ पहले दिन बीबीसी पे तो उन्होंने इतने अजीब सवाल किए, आई मीन ऑलमोस्ट जैसे हिंदुस्तान वो बिल्कुल एक तरफ से सवाल हो रहे थे। तो मैंने उनको बाद में कहा कि प्लीज डोंट, अगर इस तरह करना है तो फिर उन्होंने फिर कहा कि नहीं हमने चेंज करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं था। जितना इंफॉर्मेशन बाहर आ रहा है आप देखेंगे और वक्त भी गुजर रहा है, उनका बयानिया बहुत कमजोर पड़ता जा रहा है क्योंकि शवाहिद जो नहीं आ रहे हैं उस पर सवाल। और पाकिस्तान की तरफ से जो बारहा पहले दिन से शहरी साहिबा कहा जा रहा है कि आप किसी से भी तहकीकात करा लें, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कल, तो उन्होंने ये भी कहा कि कोई इंटरनेशनल कमीशन बन जाए यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, एक मुल्क, दो मुल्क, तीन मुल्क मिलकर कोई तहकीकात करना चाहें। और पाकिस्तान पहले दिन से ये ऑफर रखे हुए है और जैसे टाइम गुजर रहा है इंडिया का इस बात पर रिस्पॉन्स ना करना भी आपको लगता है कि उनके नैरेटिव को कमजोर कर रहे हैं। और हमने भी इस दफा जरा फुल फ्लेज अंदाज में अपना नैरेटिव दुनिया के सामने रखा ना। अब जेडी वैंस साहब का बयान देख लीजिए, आप किस तरह देखती हैं उनके जो अल्फाज हैं उनका चुनाव के? उन्हें उम्मीद है कि भारत ऐसा रद्द-ए-अमल देगा कि कोई इलाकाई तनाज़ा पैदा नहीं होगा, पाकिस्तान भी एक जिम्मेदार मुल्क है, तहकीकात में ताउन करेगा। व्हाट डू यू सी, मतलब इंडिया की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ट्रंप, हाँ जी, बहुत ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मेरी नजर में ये खासा नपा तुला और इतना गैर मुतवाज़िन नहीं है जितना हो सकता था। ठीक है, और बिल्कुल उन्होंने एक तवाज़ुन रखने की कोशिश की है। और जो तवक्को मैं फिर कहूँगी न्यू दिल्ली को थी कि ये एकदम स्विंग करेगा उनकी तरफ सारा बयानिया, वो नहीं हुआ है। मुल्क में शायद उन्होंने भड़का लिया है, वो बिहार इलेक्शन के लिए जो भी कर रहे हों, लेकिन मुल्क के बाहर तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। और ये बहुत हमारे लिए एक मुस्बत और इनकरेजिंग बात है कि हम जब डिप्लोमेसी में जरा भी जान डालते हैं तो उसके आपको नताइज नजर आते हैं। ठीक है जी। और ये जो आपने बयानिया की बात की कि उन्होंने, क्योंकि अब हर चीज बयानिया ही है ना, उन्होंने जो शवाहिद तो है नहीं और शवाहिद दे नहीं रहे हैं, तो बयानिया उनका खोखला, उनके स्टेटमेंट ये बात जो है शहरी साहबा, इस पे हम जरा मजीद बात करना चाहते हैं। अगर तो उनका बयानिया जो है वो काफी कमजोर पड़ रहा है अब दुनिया के सामने भी, विद एवरी पासिंग डे, बिकॉज दे रियली हैव नो एविडेंस, नथिंग टू शो। अब ये बताएं कि भारत के पास क्या ऑप्शंस रह गए, हाउ डू दे रोल बैक फ्रॉम दिस एस्केलेशन? मतलब एक फेस सेविंग तो उन्होंने अपने लोगों के सामने भी करनी है, दुनिया के सामने भी करनी है, तो क्या ऐसा भी होता है नेशंस के बीच में कि अब फेस सेविंग की खातिर ही कोई अटैक कर दे? क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा उनको, रिटर्न पे तो वो आ ही जाते हैं। व्हाट ऑप्शंस डू दे हैव? आपने बात कही है कि उनको अब आगे इसमें से कैसे निकलें, अब इसमें से कैसे निकलें। अब आप नोटिस करें कि उन्होंने अपनी मिलिट्री के हाथ में छोड़ दिया है। इसका मतलब क्या होता है, मिलिट्री के हाथ में क्या छोड़ दिया है आपने? यानी आपने ये आप नोट करें, उन्होंने कहा है कि हमने सब कुछ इस वक्त जो टैक्टिकल है या स्ट्रेटेजिक तो आप नहीं छोड़ते मिलिट्री के हाथ। उन्होंने कहा फ्री हैंड दे दिया है हमने। यस, तो फ्री हैंड भी के साथ उन्होंने कहा कि
अब वो जो चाहे करें। सो आप बिल्कुल निकलने के लिए और इस नैरेटिव को जो दे गेटिंग अ बीटिंग इंटरनेशनली, फ्रैंकली दे गेटिंग अ बीटिंग, क्योंकि शवाहिद नहीं मिल रहे हैं। और आपको याद है कि एक ऐसी बॉडी है अनमोगिप, UN मॉनिटरिंग बॉडी, ऑब्जर्वर बॉडी, उसको भी उन्होंने गैर फाल कर दिया। मैं समझती हूँ इसकी भी बात होनी चाहिए कि हर इंटरनेशनल न्यूट्रल इदारा जो जरा भी शवाहिद पेश कर सके, जो वहाँ की कहानी बाहर ला सके, उन्होंने उस पर ताले लगा दिए। ठीक है, अब उनको पहली दफा मुंह की खानी पड़ रही है इन अ सेंस के अब डिप्लोमेटिकली वो डिफेंसिव पे हो रहे हैं। वो तो हर दिन ये होते जाए। तो मुझे लगता है कि दे माइट, मैं कहना नहीं चाहती, बट मिस एडवेंचर तो उनकी एक वतीरा रहा है और मजबूरी भी शायद। और उधर फिर यही करेंगे कि जी हमने कोई फॉल्स नैरेटिव बना के कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लास्ट टाइम आपने देखा क्या हुआ था। जी अभिनंदन यहाँ से पकड़ा गया था, जहाज भी गिर गए थे और उसको उन्होंने वहां जाकर हीरो बना दिया था। यहाँ बेचारा वो जीरो था। अच्छा शहरी साहब, ये भी बता दीजिएगा कि ये सारे डेवलपमेंट्स, ये सारा तनाज़ा तो चल रहा है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना जो पहला इकदाम था वो बहाल होना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम जिस तरह भारत का ये नैरेटिव दुनिया में एक्सपोज कर रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जी आइए हम तहकीकात में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, इंडस वाटर ट्रीटी की बहाली भी हमारी प्रायोरिटी इस वक्त होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर इन्होंने इसको खासा गैर फाल तो किया हुआ था 1 साल से, क्योंकि परमानेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा था। तो इंफॉर्मेशन और जो चेंजेस आ रही होती हैं, देखिए डेटा शेयरिंग इज द गोल्ड स्टैंडर्ड हर ट्रीटी में, और खास तौर से पानी की तकसीम में तो ये जरूरी होता है। शफाफियत भी जरूरी होती है। उन्होंने शफाफियत पे तो काफी दिन सालों से कदगन डाली हुई है, बंद की हुई है बहुत सारी इंफॉर्मेशन, लेकिन PIC जो है ये एक इसका बहुत ही कलीदी जुज़्व है, और इसको बंद करना 1 साल से ये इस बात की अक्कासी करता है कि इनका ये बिल्कुल मंसूबा था जी, बंद करना, मुअत्तल करना इंडस वाटर ट्रीटी इनका खास मंसूबा था। अब इसको अब मेरी नजर में ये सारा जो फॉग ऑफ वॉर चलता है ना, इसकी आड़ में इन्होंने ये अनाउंस कर दिया है। असल हदफ, जैसे चेयरमैन बिलावल ने कल जैसे में भी कहा, हम काफी दिनों से कह रहे हैं, असल हदफ इनका इंडस वाटर ट्रीटी। इनको बहुत खटक रहा है कि किसी भी ट्रीटी में क्यों लिखा जाए कि हम दोनों साइड्स को एक दूसरे के साथ शेयर, अगर हम कुछ बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमें उनको बताना पड़ता है हेडवर्क पे, उनको हमें बताना, ये इनको बहुत खटक रहा है हर मीटिंग में। बिल्कुल आप सही कह रही है, बट दिस इज नॉट न्यू। मतलब ये इंडस वाटर ट्रीटी और एक दूसरे को बताना एंड ऑल दैट, नरेंद्र मोदी's view of this treaty is new. If you notice, इन्होंने बहुत सालों से, जब से हम नरेंद्र मोदी आए, मुझे अभी भी याद है कि इन्होंने अपने आते ही पहली दफा भारत का से जो आवाज उठी थी पानी को हथियार बनाने की, वो मोदी ने उठाई थी। और मुझे याद है मैंने तकरीर की थी सेनेट में उस वक्त, ये उसके पहले टर्म में था। ही स्टार्टेड डूइंग दिस, और ओडी हो गया, हर इवेंट पे उन्होंने मसले पर ये उठाना शुरू किया है। और ये पिछले साल से हमारे जो सर्कल्स हैं, टेक्निकल जो सर्कल्स हैं वाटर के और जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के, उसमें ये डिस्कशन चल रहा है कि ये चाह रहे हैं किसी भी मौके पर चाहते हैं, ये इनको खटकती है और उनको मतलब मौका मयसर आ गया और बहाना मिल गया फिर ये करने का। लेकिन जाहिर है बहाना इन्होंने खुद बनाया जी, मेरा इस पर व्यू है जी, ये बहाना मिल नहीं गया। चलिए आइदर वे खुद बनाया, क्योंकि इट वाज अ स्पेक्टेक्युलर सिक्योरिटी लैप्स नंबर 1। आप BBC की रिपोर्ट, वो तो आप BBC की रिपोर्ट खोल लें जो आ गई है, इस पे जो सवाल उठा रही है कि भाई क्या कर रहे थे। 5 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राइफल्स थे और 7 लाख तो सिर्फ उस इलाके में, आप पूरी गिनती कर लें इनकी पैरा जो एसोसिएटेड फोर्सेस हैं, मिला जुला के बॉर्डर सिक्योरिटी 15 लाख छावनी है, बाकायदा बाजाब्ता छावनी है मकबूजा कश्मीर। पूरा ऑक्यूपाइड कश्मीर आप अगर कभी गए हैं
तो वो पूरा का पूरा छावनी बन गया है जी। That's right. That's right. बहुत शुक्रिया शहरी साहबा। Thank you. That is all the time we have. Okay, चलें ठीक है। एक सवाल रह गया था लेकिन हम डॉक्टर आदिल आजम करेंगे। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर के हमारे पास और भी बहुत सी खबरें हैं आपको बताने के लिए। तो खबर सुन के आपको बड़ी खुशी होगी। इस्लामाबाद को लंदन और पेरिस समेत दुनिया के कई बड़े शहरों से भी ज्यादा महफूज तरीन शहर करार दे दिया गया है। That is good news. How cool is that? यकीनन ये इस्लामाबाद इंतजामिया और शहरियों के लिए एक बड़े इत्मीनान की बात होगी। और अब सवाल ये हो रहा है कि इस्लामाबाद इंतजामिया के हाथ ऐसा क्या नुस्खा आया है जो इसे आलमी सतह पर इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। वी नीड टू नो। पाकिस्तान के दीगर शहरों को भी इस नुस्खे की ज़रूरत है। ग्लोबल वेबसाइट पे नंबर्स के मुताबिक दुनिया के 380 शहरों की सेफ्टी इंडेक्स को जारी किया गया है, जिसमें इस्लामाबाद को 93rd पोजीशन दी गई है और 93rd सेफेस्ट सिटी यानी कि करार पाया है। लंदन, न्यूयॉर्क, ओस्लो, सिडनी, मॉस्को, टोरंटो और बार्सिलोना भी महफूज तरीन शहरों की फहरिस्त में इस्लामाबाद से बहुत पीछे हैं। यही नहीं बल्कि इस्लामाबाद ने महफूज तरीन शहरों की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों को भी सर्टनली पीछे छोड़ दिया है। कराची है 296, लाहौर 130, रावलपिंडी 247 नंबर पर। तर्जुमान के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले में रवां साल जराइम की शरह में नुमाया कमी लाने में बहुत सी कामयाबी इन्हें हासिल हुई है। We need to know. Stop. We need to know. अब बाकी बहुत फिगर्स हो गए भाई, हमें we need to get to the root, क्योंकि हमें बड़ी खुशी हो रही है। We would love to implicate this model in कराची और लाहौर और anywhere else in पाकिस्तान। जवाद तारिक साहब हमारे साथ हैं, DIG इस्लामाबाद पुलिस हैं। जवाद साहब, congratulations first up, क्योंकि ये फहरिस्त बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें हमारा नाम जो है बड़े शहरों से ऊपर आना is truly commendable। एक चीज बताएं, किसको आप एट्रीब्यूट करेंगे कि हमारी स्टैंडिंग जो है इन सेफेस्ट सिटीज बहुत बेहतर हो गई है? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच जी। ये बिल्कुल एक मोमेंट ऑफ प्राइड है पाकिस्तान के लिए भी और इस्लामाबाद पुलिस के लिए भी कि हमारी जो दिन रात मेहनत है उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान का सबसे सेफेस्ट सिटी भी डिक्लेयर हुआ और दुनिया के भी सारे मेगा सिटीज़ को पीछे छोड़ गया। तो इसके अंदर बेसिकली जो हमारा फोकस रहा है वो क्राइम के ऊपर रहा है। बेसिकली जब तक हमारी स्ट्रीट्स सेफ़ नहीं होंगी जनरल पब्लिक के लिए, जनरल सिटीजन्स के लिए, उस वक़्त तक हम इसको सेफ़ सिटी करार नहीं दे सकते। तो उसके अंदर बेसिकली जो हमारा सेफ़ सिटी है, जो टेक्नोलॉजी का फैक्टर है, डिजिटल जितने एस्पेक्ट्स हैं, डिजिटल इंटरवेंशन है पुलिस के प्रोसीजर्स में, उसकी मदद से बेसिकली हमने अपने सारे पेट्रोलिंग और क्राइम डिटेक्शन और गैंग्स की प्रोफाइलिंग की गई सेफ सिटी के, और जितने हमारे फीचर्स हैं डिजिटल फीचर्स उसके थ्रू की गई। तो उसकी मदद से बेसिकली हमें क्राइम की प्रिवेंशन और डिटेक्शन में जितनी मदद मिली है, तो उससे बेसिकली ये डिक्रीज़ 20% डिक्रीज़ जो आया है इस साल में क्राइम का, वो पॉसिबल हो सका है और उसी की वजह से जो है वो हम इस फीट को अचीव कर सकते हैं। So आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड अ वेरी वाइटल रोल। सेफ सिटी जो आपका प्रोजेक्ट है, इसके क्या ऐसे फीचर्स हैं, क्योंकि लाहौर भी सेफ सिटी है, कराची में भी बड़े अरसे से बनने की कोशिश हो रही है, कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका है इसका, क्या ऐसे फीचर्स हैं जिसको आप बरूए कार लाए और ये परसेंटेज बेहतर हुई? बेसिकली जी इसको हमने ख़ुद से इसके अंदर कुछ इस तरह से अपना सिस्टम एक बनाया या प्रोसीजर एक अडॉप्ट किया कि हमने एक तो इसमें वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर्स वहाँ पे सेफ सिटी के अंदर ही डिप्लॉय किए, जो कि फिजिकल पेट्रोलिंग हो रही होती है जी मॉनिटरिंग रूम के अंदर, तो वो फिजिकल पेट्रोलिंग को भी मॉनिटर करते हैं और जितने गैंग्स जो वारदात करके लोग निकल जाते हैं या रावलपिंडी की तरफ निकल जाते हैं या किसी भी साइड पे चले जाते हैं, तो उनकी प्रोफाइलिंग भी हमने थ्रू सेफ सिटी करनी शुरू की। तो उनके पैटर्न को बेसिकली हमने सेफ सिटी के थ्रू फॉलो करके तो एक प्रेडिक्टिव मॉडल हमने एक अडॉप्ट कर लिया, एक बना लिया कि जी ये रास्ते हैं, यहाँ से बंदे आते हैं, इस टाइम पे आते हैं, उनके क्राइम हॉटस्पॉट्स और टाइमिंग डिफाइन कर ली। तो उसकी बेसिस के ऊपर हमें जो उससे मदद मिली कि उनको इंटरसेप्ट करने में हमें बड़ी मदद मिली, तो उसकी वजह से ये सारी प्रिवेंशन जो है वो पॉसिबल हुई। तो ये एक बेसिकली प्रेडिक्टिव क्राइम मॉडल हमने बनाया थ्रू वर्चुअल पेट्रोलिंग, और उसी के थ्रू हमने फिर फर्दर गैंग्स की और क्रिमिनल्स की प्रोफाइलिंग भी करनी शुरू कर दी। तो उससे भी हमें उनको टारगेटेड कार्रवाई करने में जो है हमें बड़ी मदद और यकीनन आप लोगों ने डेटाबेस भी बनाया होगा कि वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स होते हैं और फिर वो 10वीं बार भी
आ रहे हो तो नेचुरली उनकी सजाएं बिल्कुल, क्योंकि सजाएं फिर कुछ और होनी चाहिए। जवाद साहब, some would argue that Islamabad is a very small city, तो ऑब्वियसली उसको सिक्योर करना, उसको सेफ रखना वुड बी रिलेटिवली ईजियर देन मेगा सिटीज़। मतलब कराची इज़ अ मेगा सिटी, और जिस लिस्ट में आया है उसमें जो हम टोरंटो, न्यूयॉर्क और जिस सारे कर रहे हैं वो भी बहुत बड़े बड़े शहर हैं, डेंसली पॉपुलेटेड भी हैं, बहुत बड़ा उनका रकबा, एरिया भी बहुत ज़्यादा है। व्हाट अबाउट प्लेसेस लाइक F9 पार्क, ट्रेल जो है सारी मरगलाज में जो जाती हैं, जिनमें हमने एटलीस्ट ख़वातीन के अगेंस्ट तो ऐसे ऐसे घिनौने वाक़े सुने भी हुए हैं, और बहुत से केसेस में तो परपेट्रेटर्स को पकड़ा भी नहीं जा सका। उस पे कोई स्पेशल कंसंट्रेशन है आप लोगों की? इसमें एक तो जी जो आपने कंपैरिजन किया उसमें देखिए जी, अगर भले इसका साइज़ कंपैरेटिवली दूसरे मेगा सिटीज़ से कम ज़रूर है, बट एक चीज़, एक फैक्टर ये भी रखना चाहिए कि इसके साथ एडजॉइनिंग रावलपिंडी शहर भी है, तो ये बेसिकली बिल्कुल एक ट्विन सिटीज़ साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा इसमें फैक्टर ये है कि जी जो कैपिटल सिटी होता है उसकी डायनामिक्स थोड़े से फ़र्क होते हैं, तो वो बेशक उसका साइज़ छोटा भी हो लेकिन उसके डायनामिक्स और उसकी सिक्योरिटी सिचुएशन और डिप्लोमेटिक कम्युनिटी की प्रेजेंस और उसकी वजह से थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। दूसरी जो आपने बात की कि जी पास्ट में कुछ वाक़यात जिस तरह के पेश आए हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर, तो उसमें भी हमने बेसिकली जो पेट्रोलिंग है उसको डिफरेंट किस्म के मोड्स में डिफ़ाइन कर दिया है। अब जैसे आपने बात की ट्रेल्स की, तो हमने जो ट्रेल्स हैं, ट्रेल 5, ट्रेल 3 और दूसरे मरगला हिल्स के अंदर जितने ट्रेल्स हैं उसके लिए हमने एक ट्रेल पेट्रोलिंग टीम अलग से बना दी हुई है। ट्रेल पेट्रोलिंग का एक अलग से यूनिट है, उसमें बाइक्स भी हैं, उसमें माउंटेड पुलिस भी है, और इसी तरह जो सिटी एरिया है, जो स्ट्रीट्स हैं, उसके लिए एक डॉल्फिन स्क्वाड हमारा मोटर बाइक्स के ऊपर जो है वो ऑपरेट करता है। एक पेयर के अंदर वो डॉल्फिन जो हैं वो पेट्रोलिंग करते हैं। मार्केट प्लेसेस के लिए हमने सिटी वॉचर्स जो हमारी कार्स हैं और स्मार्ट कार्स हैं जिसके अंदर लाइव मॉनिटरिंग भी होती है, तो वो मुख्तलिफ़ जगहों के लिए हमने एक मुख्तलिफ मैकेनिज़्म जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ है। तो उसका एक पूरा एक हमारा पेट्रोलिंग का जो एक सिस्टम बना हुआ है, तो वो हर चीज़ को पूरी कोशिश हमने की है कि उसमें हम फोकस कर सकें। F9 पार्क जो कि एक बड़ा मेगा पार्क है और अब तो बड़ा डेंसली अब तो ग्रीन भी हो गया है काफ़ी, उसमें भी होती है पेट्रोलिंग? जी उधर भी हमने साइकिल्स के ऊपर और फुट पेट्रोलिंग वहाँ पे भी रखवाई भी है, और जैसा आपने बताया कि पास में वहाँ पे कुछ वाक़यात हुए हैं, तो बेसिकली उसको भी इसीलिए फोकस किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ सेफ नाउ। अच्छा, आप इस फहरिस्त में आ गए, लेकिन ज़ाहिर है इसके बाद इसे मेंटेन रखना एक चैलेंज होता है और साथ साथ इसमें बेहतरी लाना भी हर इदारे की ख्वाहिश और कोशिश होनी चाहिए। व्हाट आर द प्लान्स फॉर इस्लामाबाद पुलिस आगे फ्यूचर के लिए? जी फ्यूचर में इसी को हम फर्दर जो है जितने हमारे टेक्नोलॉजी के थ्रू जो इतने डिजिटल प्रोसेसेस हैं उसको हम फर्दर इम्प्रूव कर रहे हैं। सेफ सिटी का फ़ेज़ 2 भी इम्प्लीमेंट होने वाला है, और इसी तरह जो हमारे ये जितने स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं उसको भी हम फर्दर गवर्नमेंट ने जो है उसमें सैंक्शन दी हुई है। तो जैसे CTD है, एंटी राइट यूनिट है, उसके लिए भी अलग से वो है। इसी तरह स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट है जो फॉरेनर्स की प्रोटेक्शन के लिए है और चाइनीज़ की प्रोटेक्शन के लिए है। अच्छा, हमारे यहाँ आपको पता है एंटी राइट यूनिट से हमें याद आया कि इस्लामाबाद में अक्सर सियासी जमातों की आमाजगाह भी रहता है उनके एहतजाज की। इस्लामाबाद जब कोई भी एहतजाज होता है, एक तो शहरी अजियत में आ जाते हैं क्योंकि सब कुछ बंद करना पड़ता है, कंटेनर्स लगते हैं, मार्केटें बंद होती हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, कंटेनर सिटी की एक शक्ल इख्तियार कर जाता है। सो एंटी राइट यूनिट कुछ इस तरह की प्लानिंग भी करता है कि अगर दोबारा कल को कोई, क्योंकि एहतजाज करने तो कभी भी कोई भी आ सकता है, जब आए तो उसको कैसे टैकल करना है कि शहरियों की जिंदगी ना बर्बाद हो, वो अपने मतलब कारोबार चलते रहें, दुकानें खुली रहें, मफलूज ना हो जाए पूरा शहर। जी बेसिकली जो एंटी राइट यूनिट है वो एक अलग से एक स्पेशलाइज्ड यूनिट बेसिकली इसी मकसद के लिए बनाया गया है कि किसी किस्म के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में उसको प्रॉपर तरीके से वो फेस भी कर सके, उसको रिपेल भी कर सके, और ताकि उससे जो बाकी ड्यूटीज़ हैं पुलिस की, क्राइम फाइटिंग है, वो अफेक्ट ना हो। ये बेसिकली ये यूनिट रेस करने का मकसद तो यही है। उसमें अब जैसा आपने बात की तो वो एक इनकन्वीनियंस जनरल पब्लिक के लिए ज़रूर उस सिचुएशन में हो जाती है, चूँकि बाज़ जमातें या बाज़ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमने जाना ही रेड जोन के अंदर है, और जहाँ पे पार्लियामेंट हाउस है और सुप्रीम कोर्ट है और इवन डिप्लोमेटिक इनक्लेव है जहाँ सारी एम्बेसीज़ हैं,
तो वहाँ पे ऑब्वियसली रेड जोन बनाए, इसलिए रेड जोन गया है कि वहाँ पे किसी को भी इस तरह से जाके कोई शरपसंदी करने की इजाज़त ना हो। तो ऑब्वियसली जब कोई इस तरह से स्टेट की रिट को इस लेवल पे आके चैलेंज करता है तो उनको रोकने के लिए फिर हमें काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट किस्म के मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली जनरल पब्लिक को थोड़ी सी इनकन्वीनियंस ज़रूर होती है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको मिनिमाइज़ भी किया जाए और ट्रैफिक को प्रॉपर डाइवर्जन्स दी जाएँ और लोगों को एक पैरेलल एक रास्ता ज़रूर दिया जाए। बट ऑब्वियसली इस तरह की सिचुएशन में थोड़ी सी इनकन्वीनियंस पब्लिक को हो जाती है। जवाद तारिक साहब, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग और प्लीज़ कीप इट अप। कांग्रेचुलेशंस। मतलब हमें कोई खबर आती है ना किसी भी मुल्क के हिस्से से और दुनिया उसको सराहती है तो हमें बड़ी खुशी होती है। क्या उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं? हमें खुशी होती है। हम उसे बढ़ा चढ़ा के इसलिए पेश करते हैं ताकि बाकी लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बने, क्योंकि अक्सर देखें नेगेटिव चीजें तो हमारे इर्द गिर्द हैं ही और उनको रिपोर्ट करना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर उन्हें रिपोर्ट नहीं किया जाएगा तो वो कैसे ठीक होंगे। एग्जैक्टली, कैन आई जस्ट ऐड के इसीलिए हम वहाँ जो मसाइल होते हैं ना उनकी निशानदेही करते हैं, वी प्रेस अपॉन इट ताकि वो ठीक हो। नेचुरली दे नीड टू बी पॉइंटेड आउट, तो फिर हम उन्हें सेलिब्रेट भी यूं करते हैं। That is how it अच्छा is. जी, अब्दुल्ला, you have a स्टोरी, और स्टोरी बड़ी खतरनाक है। और वैसे तो मुझे कोई लगाव नहीं है इन परिंदों से, क्योंकि अगर दूर से अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आपकी बालकनी में कहीं एक जगह बना लें तो फिर आप ना वहां से गुजर सकते हैं ना आप वहां रह सकते हैं। मेरे गीजर वाला जो एरिया है मेरी बालकनी में, उन्होंने घर कर, उनका घर है, आई एम नॉट अलाउड, किसकी बात कर रहे हैं ये बताओ। और वो पर और गंद और कचरा और बदबू, मतलब इट बिकम्स अ मेस। कबूतरों की हम बात कर रहे हैं। कराची में कबूतरों की तादाद देखकर लगता है कि कराची वालों को कबूतरों से बड़ी मोहब्बत है भी। लोग नेकी समझकर कबूतरों को जगह जगह दाना डालते हैं। एक तो चौरंगी ही कबूतरों के नाम कर दी गई है, लेकिन ये नेकी जो है ना बहुत सारे लोगों को महंगी पड़ रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक कराची में कबूतरों से एक बीमारी फैल रही है और ये बीमारी है फेफड़ों की बीमारी, जिसमें खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। बर्ड फैंसियर्स लंग, आल्सो नोन एज बर्ड ब्रीडर्स लंग। हाँ जी, और इसमें अगर सूरत हाल गंभीर हो जाए तो लंग्स की पेवंतकारी तक बात आ जाती है। मतलब इट कैन बिकम फेटल, इट कैन। सो ये है, और डॉक्टर्स के मुताबिक मरज़ शिद्दत इख्तियार कर जाए तो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, और इसमें नौजवान, ख़वातीन और बुज़ुर्ग सब ही मुतासर हो रहे हैं। वक़ार भट्टी हमारे साथ हैं, हमारे साथी हैं। ज़रा परेशान किया है इस खबर ने। तो एक अजीब सा वायरल भी फैला हुआ था ना, तो समझ नहीं आता कि ये क्योंकि जहाँ मेरा जिम है ना वहाँ सामने कोई 50,000 कबूतर हैं। यस एग्जैक्टली, और वहाँ तो लोग रुक रुक के गाड़ियों में फिर वो दाना डालते हैं। वकार, पहले तो ये बता दें कि कबूतरों वाली ये बीमारी क्या है और इसकी अलामात क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, कितनी खतरनाक है? जी देखिए, इस बीमारी को बर्ड फैंसियर्स लंग कहते हैं। ये बीमारी कबूतरों और दीगर जो परिंदे हैं, इनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, बीट होती है और इनके जो पर होते हैं, उनसे निकलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़रात होते हैं जो सांस की नाली के ज़रिए फेफड़ों में जाते हैं, जिसके नतीजे में सांस की नाली की सोजिश होती है और फेफड़ों की सोजिश होती है, और उसके नतीजे में इंसान को सांस फूलती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, बुखार हो सकता है, दीगर जो फेफड़ों की बीमारियां हैं वो हो सकती हैं, बुखार हो सकता है, वज़न तेज़ी से कम हो सकता है, और ये जो ज़रात हैं ये आम इंसानी आंख से नज़र नहीं आते। तो इस तरह ये बीमारी फैल रही है। अच्छा वकार, डेटा के मुताबिक ये बीमारी घरेलू ख़वातीन, बुज़ुर्गों को ज़्यादा मुतासिर कर रही है। क्या वजह बता रहे हैं माहिरीन इसकी कि एक सर्टन ग्रुप को ज़्यादा अफेक्ट कर रही है? जी देखिए, ख़वातीन और बूढ़े अफराद इसलिए इस बीमारी से मुतासिर हो रहे हैं कि ख़वातीन जो हैं वो घरों में होती हैं और बूढ़े अफराद जो हैं उनका जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत और मुदाफ़ियती निज़ाम है वो कमज़ोर होता है। तो माहिरीन ये कहते हैं कि ये जो हमारे AC के वेंट्स हैं उसके ज़रिए ये जो ज़रात हैं ये 1 से 3 माइक्रोन के ज़रात होते हैं जो इंसानी आँख से नहीं देखे जा सकते। तो ये वेंटिलेशन सिस्टम के ज़रिए घरों में दाखिल होते हैं और उसके नतीजे में जो है ये सांस की नाली में जाते हैं, और ज़्यादातर जो अभी तक डेटा हमारे सामने आया है उसमें घरेलू ख़वातीन जो घरों में रह रही हैं वो और बूढ़े अफराद जो है मुतासिर हो रहे हैं। जो डेटा हमें बताया गया वो ये है कि एक हफ्ते में तकरीबन एक अस्पताल में, एक जो क्लिनिक है
वहाँ पर 20 से 25 अफराद जो हैं इस बीमारी से मुतासर अफराद लाए जाते हैं। ये तो लगता है कि वो एक इलाका ही है, लेकिन करना क्या है वकार? अब ये भी बताएं कि अब इस बीमारी से ऑब्वियसली बचना तो है, क्या कबूतरों को दाना डालना छोड़ दें, बिल्कुल ख़त्म कर दें, कुछ इस किस्म के मेजर्स लेने पड़ेंगे, मतलब ताकि फिर वो उन जगहों पे ना आए और उड़े एंड दे शुड बी इन द वाइल्ड। लेकिन अपने घरों में तो आपको हिफाजती इकदाम कर सकते हैं, बाहर तो नेचर में जो है वो है, अपने घरों क्या करें, जाली लगा लें? बिल्कुल एब्सोल्युटली, बहुत से और तरीके बताता हूँ आपको। अच्छा ओके, बताएं वकार। जी देखिए, जो इकोसिस्टम होता है ना, परिंदों का इकोसिस्टम जो है वो इस तरह होता है कि परिंदे अपनी खुराक खुद तलाश करते हैं। परिंदे जो हैं वो अपनी दाना दुनका चुगते हैं। उसके अलावा जो है वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं, हशरातुल अर्ज़ होते हैं, उन्हें खाते हैं। और इस सिलसिले में वो लंबी लंबी जो है वो उड़ान भरते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं। लेकिन जब आप परिंदों को, ख़ासतौर पे कबूतरों को दाना डालते हैं तो फिर वो लेज़ी हो जाते हैं, फिर वो वहीं पड़े रहते हैं। फिर उनकी, अगर हम यहाँ पर सिंध असम्बली के करीब हम देखें, सिंध सेक्रेटेरिएट के करीब देखें, तो जो चौरंगी है वहाँ पर कबूतरों की एक अमाजगा है, वहाँ पे उनकी बीटों का एक अंबार लगा हुआ है। तो वो ये ज़रात जो हैं वो हवा में शामिल होते हैं, जिसके नतीजे में जो है ये लोग बीमार हो गए। तो पूरी दुनिया में, यूरोप में और इवन सऊदी अरब में, खाना काबा में परिंदों को जो दाना देने की जो है ना ममानियत कर दी गई है। और कहा ये जा रहा है कि आप इन परिंदों को दाना ना दें, वो खुद तलाश करेंगे। कोई ऐसी सूरत हाल होती है जब कोई कहत आ जाए, कोई बहुत शदीद गर्मी हो जाए, तब तो आप उनको पानी दें या दाना दें। लेकिन नॉर्मल हालात में परिंदों को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है, वो अपना खुराक खुद हासिल कर सकते हैं। जिस तरह इंसान अपने के लिए खुद तगदौ करता है, परिंदों को भी अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है और वो तो उड़ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो लिहाजा आपके कहने का मतलब है कि आपको खाना देने की उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया में मुख्तलिफ जगह पे अब इस पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि एक नेचुरल निज़ाम है। जब उस नेचुरल निज़ाम को डिस्टर्ब करते हैं तो फिर उसके नुकसान ही होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, मतलब बहुत ही हम बहुत आगे हैं। लेकिन आप अपने घर में कैसे, अपनी बालकनी से आपको जाली लगवानी पड़ेगी फॉर सम टाइम एटलीस्ट। बेसिकली आप ये मुझे कह रहे हैं। अच्छा ये सुने, ये मुझे बड़ी परेशान करती हैं ऐसी बातें, और ये है जी जनूबी पंजाब का ज़िला लोधरा के इलाके गोगड़ा में मैट्रिक की तालिबा ने स्कूल टीचर की हरासानी से तंग आकर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। अब हुआ ये कि पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन इस बच्ची ने मैट्रिक के पेपर्स दिए थे। इस बच्ची ने अपने वालिद को बताया था कि वो हरास हो रही है अपने टीचर से, और वालिद ने कुछ इसलिए नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे। मतलब ये वालिद जो है वो अब खुद एडमिट कर रहा है, ऑब्वियसली बेचारा। मतलब कैन यू इमेजिन क्या वाक़या है एग्जैक्टली। ये हमारे साथी हैं रजब मिर्ज़ा, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लोधरा से, हमें बताएंगे। जी बिल्कुल, टीचर की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर फर्स्ट ईयर की तालबा की मुबैना खुदकुशी का वाक़या लोधरा के नवाही इलाका गोगड़ा में पेश आया है। गोगड़ा के रिहायशी ने पुलिस थाना कुरैशी वाला को दी गई दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया कि उसकी बेटी गोगड़ा के प्राइवेट अल्फैद पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी, जहां से उसने मैट्रिक का इम्तिहान दिया और अब वो फर्स्ट ईयर की तालबा थी। मैट्रिक का इम्तिहान देने के बावजूद स्कूल में केमिस्ट्री के मजमून का टीचर सकलैन उसको मुबैना तौर पर व्हाट्सएप पे कॉल्स और मैसेजेस करता था और ताल्लुकात इस्वार करने के लिए हरासा करता था, जिसकी वजह से उसकी बेटी परेशान रहती थी। और 17 अप्रैल को भी उस टीचर ने उसकी बेटी को कुछ इस किस्म के मैसेज किए और कॉल्स की कि वो दिलबर्दाश्ता होगी, और उसने 18 अप्रैल को गंदम में रखने वाली जहरीली गोलियां खा ली। उसकी तबीयत ख़राब हो गई, जिस पर उसे पहले गोगड़ा अस्पताल और फिर बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल लेके जाया गया, जहां दौरान इलाज वो दम तोड़ गई। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया है और उससे मोबाइल फ़ोन रिकवर करके उसको फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए लेबॉर्ट्री भी भिजवा दिया है। पुलिस से जब ये सवाल किया गया कि मुल्ज़िम के पास ऐसी क्या चीज़ थी कि वो बच्ची उससे बहुत ज़्यादा खौफजदा थी और उसने खुदकुशी जैसा बड़ा कदम उठाया, तो पुलिस का ये कहना था कि स्कूल का एक ट्रिप मुल्तान गया था, जिसके दौरान उस टीचर ने उस बच्ची की कुछ तस्वीर हासिल कर ली थी और वो उस तस्वीर के ज़रिए उस बच्ची को ब्लैकमेल करता था और कहता था कि अगर तुमने मुझसे ताल्लुकात इस्तेमाल ना किए तो मैं ये तस्वीर तुम्हारे घर भेज दूंगा और सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, जिसकी वजह से बच्ची जो है वो बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब थी और उसने खुदकुशी जैसा बड़ा कदम उठाया। जी मतलब अब उस टीचर के अगेंस्ट क्या केस बन सकता है कि एक बच्ची ने खुदकुशी कर ली, तुम्हारे अगेंस्ट वो कहेगा कि तुम्हारी वजह से, वो कहेगा कि नहीं मेरी वजह से तो नहीं हुआ। मतलब अगर माँ बाप सीरियस ले लेना बच्चियों की बात को, बाप को पता था कि वो हरास हो रही है एंड ही शुड हैव डन समथिंग अबाउट इट, और अब वो बंदा जो है सकलैन टीचर
वो और लोगों को करेगा, वो किसी और स्कूल में चले जाएगा। ये तस्वीरों से ब्लैकमेल करने का ना पहला वाकया है ना आखिरी वाकया है। इस पे वालिदैन को अपने बच्चों की ढाल बनना होगा। आपके अपने बच्चे, आपके अपने जिगर के टुकड़े, आपके जिस्म का हिस्सा हैं, आप उनकी हिफाजत करें। मोस्ट पेनफुल ये खबरें होती हैं हमारे लिए। रूम, हाउ आर यू ऑल, एंड इन केस यू मिस्ड इट, सिचुएशन रूम में आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी रिगार्डिंग द सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान राइट नाउ, द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कॉन्फ्लिक्ट एक सिचुएशन बनी हुई है जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन ही है। अब वो फुल फ्लेज किसी जंग में तब्दील होता है, अल्लाह ना करे हो, क्योंकि हम जो है यही कह रहे हैं बारहा कि अगर आप एक्शन करेंगे तो हम रिएक्शन देंगे। एंड एट द सेम टाइम कल वजीर दिफा पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ की तरफ से एक बहुत बड़ी पेशकश की गई है कि एक मुल्क, दो मुल्क, तीन मुल्क, जिसको भी आप शामिल करना चाहें। एंड एट द सेम टाइम यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कोई इंटरनेशनल कमीशन बनाया जाता है तो पाकिस्तान इस वाक़े की इंक्वायरी के लिए बिल्कुल तैयार है और पहले दिन से तैयार है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं भारत की तरफ से सिवाय इल्जामात के और कुछ सामने नहीं आया। और कुछ सामने नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज जो सामने आ रही है वो कश्मीरियों को जो हरास करना स्टार्ट हुए। मतलब एक तो होता है ना कि उनके अपने पार्ट ऑफ कश्मीर में जो हो रहा हो, नो एनीवेयर इन द रेस्ट ऑफ इंडिया, कहीं भी कश्मीरी स्टूडेंट्स होंगे, कश्मीरी वर्कर्स होंगे, उन्होंने उनको हरास करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ये घर गिराए गए हैं, गिरफ्तारियां तो लातादाद हो चुकी हैं, अजियत का, जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मिशाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, कश्मीरी रहनुमा हैं। मिशाल साहिबा, पहलगाम वाक़े से पहले भी हालात ज़ाहिर है अच्छे तो नहीं थे, कार्रवाइयाँ तो चलती रहती थी, लेकिन अब तो पता लग रहा है, रिपोर्ट हो रहा है कि पूरे भारत में कश्मीरी मुसलमानों की जिंदगी अजीरन है। अब यासीन मलिक साहब समेत जो जेलों में हैं उनका तो कोई अता पता है ही नहीं। आपके पास क्या इत्तलात आ रही हैं वहाँ पे फैमिली से, लोगों से? देखिए, इस वक्त तो इतनी खौफनाक सूरत हाल हो गई है मकबूजा कश्मीर के अंदर, और सबसे जो खौफनाक बात यह है कि वो जिस तरीके से उसको एज अ पंचिंग बैग हिंदुस्तान ने इसको मिसयूज़ किया है, और जिस तरह कश्मीरी कौम के पास तो कोई अपना डिफेंस सिस्टम भी नहीं है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, और इस एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद और भी शामत आ गई है कश्मीरी कौम की, चाहे वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी वो यूनिवर्सिटीज़ में हो, कहीं बिजनेसेस अपने कर रहे हैं, उनके बिजनेसेस तबाह कर दिए, उनको कत्ल करने की धमकियाँ दी जा रही हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है, यूनिवर्सिटी से उनको डिग्रीज़ कैंसिल की जा रही हैं, उनको उनके घरों को जो है आप मकबूजा कश्मीर में देख लें, मासूम लोगों के जो है घर बुलडोज़ किए जा रहे हैं, सज़ा दी जा रही है उस ऑपरेशन की जो खुद ही, जिसके अंदर जो इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, जिसमें खुद ही इनकी स्क्रिप्ट थी, खुद ही ये राइटर थे, खुद ही इसके विलन भी ये खुद ही थे, और खुद ही इन्होंने सज़ा भी सुना दी, इल्ज़ाम भी किसी और पे लगा दिया, विदिन 10 मिनट्स FIR भी कट की। तो ये एक बहुत ही एक इतनी बड़ी साजिश हुई है, मगर इससे जो अरेस्ट जो हज़ारों की तादाद में कश्मीरियों के हुए हैं वो भी एक बहुत ही एक शॉकिंग बात है। और मैं समझती हूँ कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के लोग या इंडिया के जो लोग हैं वो अपने घरों के अंदर महफूज हैं बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग आर्मीज़, बट उनका क्या कसूर है जो निहत्ती कौम है जो कि बार बार पिस रही है, और फिर पूरा का पूरा मलबा एक जंग का जो कश्मीरी कौम पे और पाकिस्तान के ऊपर विदाउट एनी प्रूफ्स मुसल्लत कर दिया गया देने का। उन्होंने पाकिस्तान को क्या देंगे, उन्होंने तो दुनिया के सामने भी कोई प्रूफ नहीं, उन्होंने अपने लोगों को सेटिस्फाई नहीं किया विद द प्रूफ। ये उनके अपने अवाम के लिए सबसे बड़ी बात होनी चाहिए, इसीलिए तो अब दुनिया भी सवाल उठा रही है और दुनिया की नजर में भी इनका केस बड़ा मशकूक हो गया है। भाई उनके लोग खुद डिफेंड नहीं कर पा रहे कि इधर हो क्या रहा है। अच्छा मिशाल साहब, ये बताएं कि अब मोदी सरकार तो ऑब्वियसली खित्ते को जंग में धकेलने के टोटल मूड में नजर आ रही है, लेकिन जाहिर है कि भारत में वो लोग भी होंगे जिन्हें एहसास होगा कि ये सब गलत हो रहा है। तो क्या भारत के किसी सियासी जमात, किसी हुक्मरान, किसी कोई मीडिया चैनल हो, उसमें ये ताकत नहीं कि वो मोदी को समझा सके, कोई डायलॉग स्टार्ट करें? देखिए बड़ी वहाँ पे भी आवाज़ें उठ रही हैं मोदी के जो 10 लाख वहाँ फ़ौज उन्होंने डाली हुई है, इतने इंटेलिजेंस बटालियंस हैं, और हर 10 फीट के बाद एक फ़ोर्स जो होती है उनकी आर्मी ऑफिसर जो है CRPF के फुली इक्विप्ड यूनिफॉर्म के अंदर वो जो है बंदूकें ताने होते हैं कश्मीरियों के ऊपर। तो जब ऐसे माहौल के अंदर कैसे हो जाता है कि एक जो पहलगाम के अंदर जो एक ऊपर एक पहाड़ी के ऊपर वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं होती, तो ख़ुद ही इन्होंने कॉन्कॉक्ट किया है। और ये सवाल
सिर्फ कश्मीरी नहीं पूछ रहे या पाकिस्तान जिसके ऊपर ये विदाउट एनी प्रूफ जो है हर दफ़ा कोई ना कोई रिपीट करते हैं अपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस अपने इलेक्शन जीतने के लिए और अपने ही लोगों को ये मरवा देते हैं। इंडिया के अंदर सवाल उठ रहे हैं कि हम इतने टैक्सेस दे रहे हैं, इतनी वहाँ पे हिंदुस्तान की फोर्सेस हैं, तो क्या वजह है कि वहाँ पे मतलब उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया। लोग वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे कोई पुलिस नहीं थी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी और वहाँ पे लोगों के साथ जो कत्लेआम उनका किया गया जो था, इनकी पूरी कोशिश थी यासीन साहब की हैंगिंग का, गॉड फॉरबिड। कश्मीर फाइल्स भी मूवी उन्होंने बनाई तो उसके अंदर भी वो नहीं हो सकी क्योंकि उस वक्त मैं बहुत एक्टिवली ग्लोबली बहुत शोर मचा रही थी यासीन साहब के हवाले से, क्योंकि मेरे पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था और मैं इंटरम सेटअप में इसलिए आई थी ताकि वो जो इलेक्शन ईयर है जो यासीन साहब के हवाले से उनकी पूरा टारगेट था कि उनको फांसी घाट चढ़ा दिया जाए। और अब जो तीसरी दफ़ा है बिहार के इलेक्शंस हो रहे हैं तो हमने यही फार्मूला, और इसको लोग वहाँ के अपने जो ऑफिसर्स जो हैं उनकी वाइफ भी आकर जो है जो नेवी के आर्मी के जो उनके ऑफिसर्स हैं उनकी भी वाइफ आके क्वेश्चन कर रही हैं। और ये भी इसके अंदर बात बार बार आ रही है जो कि बीजेपी और आरएसएस की तरफ से नैरेटिव सेल किया जा रहा है कि ये हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि इसमें बहुत से मुसलमान भी थे, इंडिया की मुसलमान फैमिलीज़ भी थी, इसमें फॉरेनर्स भी थे, यूएई के, नेपाल के थे, और इसके अंदर हमने देखा उसके अंदर 2 कश्मीरी भी इसके अंदर मारे गए। तो इतनी इनोसेंट लाइफ जो है उन सब को कवर करके सिर्फ खाली ये दिखाना कि हिंदू इसके अंदर जो है अटैक किया गया, उनसे पूछा यह कि आपने कलमा आपको आता है पढ़ना कि नहीं आता। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी एक लूप होल है जो बता रहा है कि इसको जो वो हिंदुत्व का जो रंग दिया जा रहा है ताकि डिवाइड करके वो हिंदुओं का वोट ज़्यादा से ज़्यादा क्या है। हाँ जी, बड़ी अहम बात है और ज़ाहिर है अब तो हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं, दुनिया को भी तशवीश होना ही थी, इसलिए ताकतवर ममालिक भी ऐसा लग रहा है हमें मिशाल साहिबा कि अब आगे बढ़ रहे हैं, वोकल हुए हैं और दोनों को कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि आप ये मसला हल कर लेंगे और कोई बड़ा तनाज़ा ये वाक़या नहीं शक्ल इख्तियार कर लेगा। और एट द सेम टाइम मिशाल साहिबा मसला कश्मीर के हल के बगैर कोई भी सीज़ फायर, कोई भी जंगबंदी, कोई भी सलूशन मुस्तकिल तो नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ के लोग आज़ादी चाहते हैं। तो क्या हम ये उम्मीद रखें कि अब जब मुज़ाकरात की मेज़ सजेगी, अगर सजी, तो फैसला करने वाले कश्मीर का फैसला कर सकेंगे या कर लेंगे? देखें जो कुछ हो रहा है कश्मीरियों के साथ, और लेटेस्ट तो ये है कि जो भी आज़ाद कश्मीर से जिन लड़कियों की शादियां हुई मकबूजा कश्मीर के अंदर, और फिर वो उमर अब्दुल्ला का एक पैक्ट था कि वो आए और उनकी शादियां हों और वो उनको सेफली वो वहाँ पे रहेंगी, तो उनको भी वापस जो है पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर भेजने का जो है ऑर्डर आ गया है। और एक वीडियोस आ रही हैं और 8-9 साल हो गए उनकी शादियों को और छोटे छोटे बच्चे हैं, एक के तो 14 दिन का बच्चा है, बेबी है, और उसको भी कह रहे हैं कि बच्चे से जुदा करके उसको यहाँ पे तो जो, और फिर बहुत से कुछ ऐसी शादियाँ जो कि 30-40 साल हो गए इंडिया के अंदर पाकिस्तानियों की, तो उनको भी वापस यहाँ पे जो है बाय फोर्स डिवाइड किया जा रहा है। तो इससे बड़ा और क्या ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगा, और मुझसे बेहतर और कौन वो पेन जान सकता है डिवाइडेड फैमिलीज़ की कि शौहर वहाँ है और मैं यहाँ और बच्ची गोद में थी, तब से हम लोगों की फैमिली को जुदा कर दिया गया। तो ये बहुत ही आई थिंक ये एक्सट्रीम जो है इनह्यूमैनिटी है, इसको भी दुनिया को नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान को भी अब वेकअप करना चाहिए और अब बस कर देना चाहिए और वेट करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें वल्नरेबल कश्मीरी कौम बन रही है। इसमें सबसे बड़ा विक्टिम जो इस जंग के अंदर है, जो सबसे मजलूम है, वो कश्मीरी हैं। तो पाकिस्तान को अब ये ऐलान कर देना चाहिए ऑफेंसिव पॉलिसी के तहत कि हम शिमला को जो है वो नलिफाई करें। उन्होंने तो कर ही दिया है, चाहे आप उनसे जिस तरह की भी डायलॉग की बात करें, क्रिकेट डिप्लोमेसी की, स्मॉक डिप्लोमेसी की, ट्रेड डिप्लोमेसी की, दे आर नॉट रेडी फॉर एनीथिंग। वो सिर्फ एक ही चीज़ पे रेडी है हिंदुस्तान इस वक्त कि वो टेररिज्म का ब्लेम आप पे डाले, टेरर फंडिंग का डाले, और कोशिश करे कि पाकिस्तान को गॉड फॉरबिड टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करे, या कश्मीर की तहरीक आज़ादी जो एक इंडिजिनस स्ट्रगल है उसको टेररिज्म से लिंक करे। तो इस वक्त फ़ौरन पाकिस्तान की तरफ से इमीडिएटली इसको शिमला एग्रीमेंट को नलिफाई कर देना चाहिए, और अब इसको इस बेसिस पे करना चाहिए कि 50 साल से ऊपर हमने डायलॉग को दिए, कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, ताकि अब हमारा केस जो है यूनाइटेड नेशंस में जो हमारी प्लेबिसिट है, हक़ खुदरादियत है, उसको जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड इम्प्लीमेंट करे। अब उस पर फोकस करना चाहिए। की तरफ से मशवरा, बहुत शुक्रिया आपका मिशाल साहिबा। और आपने बड़ा ये इंपॉर्टेंट लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कश्मीर का जो मसला है ये इंडिजिनस स्ट्रगल है, ये अपने उनके लोगों की स्ट्रगल है, इसको किसी और के साथ जोड़ना बदनीयती थी, बदनीयती है, बदनीयती रहेगी।
और अगर कोई ये सोच रहा है कि कश्मीर का स्टेटस तब्दील करके वहां मुस्तकिल अमन कायम हो जाएगा, तो जहां आजादी की जंगें लड़ी जा रही होती हैं वहां कभी मसला हल नहीं होता जब तक मसला हल ना हो। ये किसी को गुमान अगर था भी, वो करके देख लिया ना, क्या हुआ, आज वहीं पहुंचे हुए हैं जहाँ पहले थे। आरिफ उर्फी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथी हैं फ्रॉम मुजफ्फराबाद। हम डिवाइडेड फैमिलीज की आरिफ बात कर रहे थे और अभी मिशाल साहिबा हमारे साथ थी। जाहिर है आप ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जिनके रिश्तेदार, शादियां लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार इधर हुई हुई हैं। क्या सेंस है, मतलब लोगों की वापसी हो रही है क्या? क्या ऐसे भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि बच्चियों की शादियां हुई थी और अब उन्हें फोर्सफुली वापस भेजा जा रहा है? ऐसा है अब्दुल्ला के यहाँ पे एक इंटरनली डिस्प्लेस्ड जो लोग हैं जिनको उर्फ़े आम में पाकिस्तान में महाजिर कहा जाता है, हमारे पास तकरीबन 36,000 से ज़ायद लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो मुख्तलिफ कैंप्स में भी हैं और मुख्तलिफ लोगों के घरों में भी रहते हैं। मैं खुद एक डिवाइडेड फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारे अपने रिश्तेदार उस तरफ हैं। जो गुज़श्ता हुआ था एक पीस बिल्डिंग कॉन्फिडेंट बिल्डिंग मेयर्स चल रहे थे और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की फैमिलीज रीयूनाइट हुई थी, जिसमें मुजफ्फराबाद से भी कुछ लड़कियों की शादियां हुई थी जो यहाँ से गई। बल्कि एक मरतबा तो ऐसा हुआ कि एक बच्चा जो है वो अपने वालिद के साथ जो है वो यहाँ से गांदरबल में जो यहाँ से गया। तो वो इस वक्त हमें भी ये खबरें यहाँ मिल रही हैं कि वो बच्चियाँ जो यहाँ से शादी होके गई थी उनके साथ जो अब जो सलूक हो रहा है, पहले तो उनको यहाँ आने की इजाज़त नहीं मिली क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल तो पहले ऐसी थी कि वहाँ से लोग आ जा सकते थे। वो जब प्रोसेस इंडिया ने बंद कर दिया वहाँ से, तो उसके बाद अब वो ख़वातीन उनके वहाँ पे बाकायदा फैमिलीज जो हैं वो रह रही थी। अब उनके लिए एक परेशानी के बायस है कि वो बच्ची यहाँ से शादी कर गई थी, उनको वापस भेजा जा रहा है। मतलब ये इंसानी हकूक़ की इससे ज़्यादा खिलाफवर्जियां क्या हो सकती हैं? ये तो मतलब एक हेडलाइन दे सकते हैं कि किस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। आरिफ ये बताइएगा कि आपका लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद थे, वहाँ बहुत महाज गर्म हुआ है। वहाँ की एक्टिविटीज का जरा उससे हमें आगाह करें कि वहाँ एक्चुअली ऑन द ग्राउंड रियलिटी क्या हो रहा है। मैं सुबह पहुंचा हूँ, लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, मैं पूरी रात सफर करके आया हूँ। पर्टिकुलरली जो वादी नीलम है हमारी, जो जिसको दरिया जो है दरिया नीलम है, यानी कि उसको वहाँ पे किशन गंगा कहा जाता है, ये डिवाइड करता है, यानी कंट्रोल लाइन की सूरत की अख्तियार करता है। तो ये इलाका आजकल इस मौसम में बहुत बड़ी टूरिज्म का हब होता है, इंडियन साइड पे भी और पाकिस्तानी साइड पे भी, यानी इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भी और आज़ाद कश्मीर में बड़ी तादाद में सयाह इस वक्त मौजूद होते हैं। अभी की जो सूरत हाल हुई इस टेंशन की वजह से, एक तो बिल्कुल सयाहत का जो इंडस्ट्री थी वो तो बिल्कुल बैठ गई है। हमारी तरफ फिर लोगोों में अंदर बड़ा वो है, हौसला है, बड़ी वो बड़े खड़े हैं। लेकिन जो दूसरी जानिब चूंकि वो सारा नजर आता है, मैं उसके ऊपर स्टोरीज भी कर चुका हूँ, वो इंशाल्लाह आज आप देख भी पाएंगे उसको। तो वहाँ पे बिल्कुल वीरानी छाई हुई है और बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि जैसे लोगों को जबरदस्ती घरों से बाहर निकलने से रोक दिया गया। इसमें यह बात आप समझिए कि जो हमारी साइड है, इस साइड पे से जो फायर किया जाता है, तो अगर किसी वक्त में वो सिर्फ पोस्टों पे फायर किया जाता है, उनके मोर्चों पे फायर किया जाता है। दूसरी तरफ की अवाम जो है, जो आबादी है, वो मुतमईन है कि पाकिस्तानी अफवाज हमारे ऊपर फायर नहीं करते, लिहाजा वो आज़ादी से घूमते फिरते रहते हैं, बिल्कुल हमारे सामने वो इशू नहीं होता। लेकिन इस मरतबा हमें ऐसा लगता है कि वहाँ की जो इंतज़ामिया है उन्होंने लोगों को ज़बरदस्ती घरों के अंदर महसूर कर दिया है, घर से वो बाहर नहीं निकलने दे रहे, क्योंकि हमने देखा कि खेतों में बिल्कुल वीरानी थी, उनकी सड़कों के ऊपर भी कोई कुछ नहीं था। तो ये लगता है कि जिस तरह पहलगाम में उन्होंने किया कि लोगों को घरों के अंदर कुछ महसूर किया, उनके घर तोड़े, तो लगता है कि यहाँ पे भी कंट्रोल लाइन के ऊपर इस तरह की सिचुएशन जो है वो इस वक्त क्रिएट की जा रही है। क्योंकि लोगों को एतबार नहीं है ना कि भारतीय फोर्सेस तो फिर उनको सिविलियंस को, आपको पता है, निशाना बनाने से नहीं चूकेंगी। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार तो लोग एटलीस्ट लोगों को एतबार है कि ये हमारे अपने ही लोग हैं। और क्या उर्फी, क्या उस साइड से कोई फायरिंग वगैरह, मतलब इस किस्म की भी कोई इतलात है? कोई आप ऑब्वियसली इतने नजदीक है, आप लोगों को आवाजें भी आ जाती हैं। पूरी रात ये सिलसिला चलता है, मतलब, या दिन में भी फायरिंग का तबादला होता है? ये बताएं। अच्छा, ऐसा है कि इस वक्त कोई बड़ा फायर नहीं हुआ ना, स्मॉल आर्म्स के साथ उन्होंने फायर किया, लेकिन जो दूर दराज के हमारी कुछ पोस्टें हैं, लीपा के, करना के जो इलाके में जो कुछ पोस्टें हैं, उनके ऊपर इंडियन आर्मी की तरफ से एकदम से फायर शुरू हो गया था, जिसके ऊपर यहाँ से भरपूर जवाब दिया गया और जिनको जवाब मिला है उनको पता चल गया होगा कि कैसे जवाब आता है। हर बड़ा अच्छा जो है ना, इन्होंने इनको जवाब दे दिया था, तो उसके बाद से खामोश है। लेकिन इक्का दुक्का जो वाकयात हैं वो हो रहे हैं, यानी वो ये बताने के लिए कि मामूलात जो हैं वो अभी मामूल पे नहीं आए,
लिहाजा ताकि लोग ना आए इस तरफ, वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कल मेरी जो नीलम वैली के बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई, बातचीत हुई, उनसे पूछा कि पहले की जो जंग थी उसको आप इसके साथ आप कैसे देख रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जो माजूर हो चुके थे गुज़श्ता जंग से। तो कह रहे थे कि जब हम थे 20 साल पहले, हम इस जंग का शिकार हो रहे थे, अब हमारी आबादी जो आगे जो हमारी नस्लें हैं वो उसका शिकार हो रही हैं, तो 20 साल के बाद फिर हमारी जो बच्चे हैं वो उसका शिकार हो रहे हैं। तो कोई ऐसा सिलसिला होना चाहिए। जी हाँ, कि इस मसले का देर पर हल निकल सके। ज़ाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अगर अमल हो तो फिर ही मसले का हल निकल सकता है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया और आपसे हम बात कर रहे थे और साथ हम विजुअल्स भी दिखा रहे थे जो यकीनन हमारे व्यूअर्स भी देख रहे होंगे। व्हाट अ ट्रेजेडी कि क्या मतलब इससे ज़्यादा खूबसूरत आप कहीं इमेजिन कर सकते हैं? मतलब आप दुनिया फिर लेना तो फिर भी इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई आपको रीजन नज़र नहीं आएगा। एंड टू थिंक दिस इज़ द मोस्ट कंटेस्टेड प्लेस राइट नाउ एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कंटेस्टेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड। ये ट्रेजेडी नहीं है इस खित्ते के लिए, तो क्या है? हल हो जाए तो ये खित्ता कितनी तरक्की कर सकता है। मतलब टूरिज्म का ऑलरेडी हब है और अगर अमन कायम हो जाए, ब्यूटीफुल, खूबसूरत लोग, मेहमान नवाज, मतलब हर अच्छी चीज इस जगह पे है, लेकिन देयर इज नो पीस। अच्छा, हम जरा ज़ाहिर है आलमी दुनिया के किरदार की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली अमेरिका की तरफ से जो किरदार अदा अब तक किया गया है, आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इस बात करेंगे। डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ हैं, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर के। डॉक्टर साहब, पाक इंडिया टेंशन कम करने के लिए अमेरिका बराह रास्त दरमियान में आता नजर आ रहा है अपेरेंटली। आपको लगता है कि इस इंटरवेंशन का कोई नतीजा निकलेगा या मोदी सरकार अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है कि कुछ तो करना ही पड़ेगा? मेरे ख्याल में रूबियो साहब का आना और उनकी कॉल जो है वो इज़ अ गुड थिंग कि दोनों ममालिक से उन्होंने बात की, वो एक अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्योंकि अब अमेरिका अखाड़े में आ गया है तो सब भला चंगा मसला हल हो जाएगा। अमेरिका के पास पहले भी ये पावर नहीं थी और आजकल तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरा ये कि ऐसा भी नहीं है कि वो आ गया है तो इसलिए अब मोदी साहब जो हैं उनको कोई शय मिल जाएगी, क्योंकि इस कॉल में कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे क्लियरली मोदी साहब को एक अपर हैंड मिला हो। बट इट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग इसलिए है कि जब कोई तीसरी पार्टी आती है या हमारे आपस के झगड़े में भी कोई एक बुजुर्ग आ जाता है तो फ्रीकैन को एक मौका मिल जाता है कि वो डी एस्केलेट करें। कि आपको फेस सेविंग भी चाहिए होता है ना कि पहले पीछे कौन हटेगा, तो किसी तीसरे के आने की वजह से एक दरवाजा खुल जाता है, एक खिड़की खुल जाती है अगर आप डी एस्केलेट करना चाहें। पाकिस्तान तो पहले से ही इसको एस्केलेट नहीं करना चाह रहा था। सवाल ये है कि उन्होंने क्या मोदी साहब को कन्विंस किया है कि वो डी एस्केलेट करें। इस वक्त तो ये लगता है ना कि इंडिया चाहता है कि एस्केलेट करे। इस वक्त तो ये लगता है कि इंडिया चाहता है कि वो कोई कार्रवाई कर ले, उसके बाद कोई जवाब आ जाए, उसके बाद डी एस्केलेट हो। लेकिन द क्वेश्चन इज कि कितना सिंसियर भारत है डी एस्केलेट करने में। एक आखिरी बात सिर्फ मैं ये भी कह दूंगा कि ये भी याद रहे कि कॉल आई है लेकिन कदरे देर से आई है। इट इज अ लिटिल लेट। वी वुड हैव एक्सपेक्टेड कि चाहे वो बड़े ममालिक हों या यूनाइटेड नेशंस हो, इससे पहले जिस किस्म की बातें हो रही थी इससे पहले कोई रिएक्शन हो, और वो इसलिए नहीं आया कि इस वक्त दुनिया के जो हालात हैं, अपने ममालिक के हालात हैं, बड़ी ताकतें उतनी बड़ी नहीं रही जितनी कभी होती थी। तो वो जो वर्ल्ड इन्फ्लक्स है उसकी वजह से प्रॉब्ली कॉल लेट आई है, कॉल रिलक्टेंट आई है, लेकिन गुड थिंग दैट इट केम। रिलक्टेंटली यू आर राइट कि मतलब इसमें खींचा गया है उनको भी कि कुछ तो कहो। अब लेकिन एक जरूर इसमें डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया को कोई अपर हैंड नहीं मिला इन राबतों के नतीजे में, जो कि इससे पहले हो जाया करता था। इमीडिएट कॉलें और रिस्पांस ना आना वाज क्वाइट अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर इंडिया। डॉक्टर आदिल, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो तनाव है ये पहली बार नहीं है और ये शायद आखिरी बार भी नहीं है। मसला कश्मीर का हल निकाले बगैर मुस्तकिल क़याम अमन का ख्वाब पूरा होने वाला हमें नजर नहीं आ रहा कि इसके बगैर हो सके। तो समझाने बुझाने वाले, प्रेशर डालने वाले ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि ये बोन ऑफ कंटेंशन है, इसको ना हल किया गया तो फिर हम आगे नहीं जा सकते इससे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मसला एक ही है और मसला शुरू से एक ही है और उस मसले के हल के बगैर कुछ नहीं होगा। वो मसला है कश्मीर का। एक मुझे गुजारिश करने की इजाजत दीजिए कि मेरे ख्याल में वो मसला जो है उसको पैदा करने वाला एक शख्स था जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, जो मर चुका है। माउंटबेटन और बरतानिया इन वे हम इन्हें जो है ना फारिग कर देते हैं टू इजली, बट माउंटबेटन इन पर्टिकुलर लेफ्ट द प्रॉब्लम हैंगिंग, और उसको वहां लटका के एक तरह से ये जमानत हो गई कि ये दो मुल्क जो हैं वो अनएंडिंग इस मसले में पड़े रहेंगे।
अगर वो उसको हल कर देता, एक को दे देता, दूसरे को दे देता, तो आज जिस तरह पंजाब बटा है, जिस तरह दूसरा हुआ, तो पीपल वुड हैव बीन एंग्री, लेकिन ये वाला प्रॉब्लम ना होता कि एक रेजोल्यूशन आ जाता। हैविंग सेड दैट, जो आपका सवाल है, आई थिंक वी ऑल्सो नीड टू बी रीजनेबल इन दिस। मसला ऐसा नहीं है कि दुनिया को पता नहीं है कि इसके बगैर कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम यह है कि इसका हल है क्या, इसका हल किसके पास है। दोनों जो फरीकैन हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या है वो भारत हो, उनको यकीन है, कामिल यकीन है कि मेरा सच ही सिर्फ सच है। पाकिस्तान एज पाकिस्तानीज हम ये समझते हैं कि हमारे हाल में जो हल है वो ही इसका वाहिद हल है, और भारत को आई एम श्योर उतना ही कामिल यकीन है कि उनका जो टू टंग या जो भी इसको वो कहते हैं वो उतना ही हल है। सो दैट इज द प्रॉब्लम कि ये पजल जो है मुश्किल हो गया है। ऐसा नहीं है कि दुनिया इसको सॉल्व नहीं करना चाहती, लेकिन देयर आर्ट ऑब्वियस सॉल्यूशंस टू इट, और दोनों ममालिक की यहाँ अब जो है वो फॉसिलाइज होके शायद सीरियस भी नहीं रही। सो अनलेस वी कम बैक टू दैट सीरियसनेस, ऐसा नहीं है कि बाकी दुनिया आके हल करेगी, आखिर में हमें खुद ही करना पड़ेगा, लेकिन उसके हल के बगैर कोई हल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, खित्ते में एक रिवायती या गैर रिवायती जंग के खतरे पर आलमी तशवीश का सामने आना तो नज़र आ ही रहा है, लेकिन इसके साथ ये तासुर भी है कि पहले से बहुत से आलमी मसाइल ऑलरेडी मौजूद हैं, इसलिए ये वाला क्रॉनिकल कॉन्फ्लिक्ट सेटल करना दुनिया की शायद प्रायोरिटी ना हो। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? ये बहुत ही दुरुस्त सवाल है और अहम सवाल है, और जो हम पहले भी बात कर रहे थे रूबियो की स्टेटमेंट के बारे में, इसका उससे ताल्लुक है। जब मैंने कहा कि वो देर आई, तो वो इसीलिए देर आई कि इस वक्त दुनिया के और बड़ी ताकतों के अपने मसाइल बड़े हैं ना। अगर आप ट्रंप हैं या अगर आप अमेरिका हैं या दूसरे बड़े ममालिक हैं, आपके पास पहले कम मसले, आपके पास इकोनॉमी के मसले हैं, आपके पास टैरिफ के मसले हैं, दुनिया बिखरी जा रही है, दूसरी जंगें हैं। और जो हमने ट्रंप का पहला जो स्टेटमेंट देखा है, इन अ वे वो ऑनेस्ट था। वो स्टेटमेंट यही था ना कि यार ये तुम लोग बारी बारी करते रहते हो, पता नहीं कब से लगे हुए हो, या आप ही ये लोग कर लेंगे। तो एक तरह से दुनिया की जो है वो फ्रस्ट्रेशन भी है, लेकिन फटीग भी है, एंड दैट इज ऑनेस्ट। इसका मतलब हमारे लिए क्या है? इसका मतलब हमारे लिए यह है कि वी शुड नॉट एक्सपेक्ट, ये गलती होगी, बड़ी गलती होगी कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये वही दुनिया है जो आज से कुछ साल पहले की थी। इट इज ऑब्वियस कि इट इज नॉट दैट वर्ल्ड। एक उसमें फर्क यह है कि जो अदारे हैं, खुसूसन यूनाइटेड नेशंस, उनकी अहमियत पहले भी कम थी, अब बिल्कुल भी नहीं रही, एंड दैट इज बैड फॉर अस। हम पता नहीं क्यों उसको गालियां देते थे, लेकिन द वन इंस्टीट्यूशन जो गरीब के लिए कम से कम बात कर देता था, फोरम प्रोवाइड कर देता था, अब वो भी बिल्कुल साइडलाइन हो चुका है। अगर वो गजा पे नहीं कर सकता तो हाउ डू वी एक्सपेक्ट कि वो यहां कुछ करेगा। दूसरा इसका ये है कि जो एक बैलेंस ऑफ पावर आप समझ लें, या एक पहले एक बाइपोलर वर्ल्ड था, एक यूनिपोलर वर्ल्ड था, वो नहीं रहा। अब कोई ऐसा चौधरी नहीं है, अमेरिका इज नो लॉन्गर, उनके पास ना वो एबिलिटी रही है, ना ही उनके पास वो डिजायर रही है कि हम दुनिया के मसाइल हल करेंगे। तो वो जो एटीट्यूड है कि जब झगड़ा होगा तो कोई होगा ऐसा बड़ा चौधरी जिसके पास हम जाएंगे, मतलब बेसिकली हर मुल्क को अपनी पड़ी है, और जब झगड़ा होगा तो देखी जाएगी, अभी नहीं हो रहा आप मिलके, मतलब लिटरली यही वाला एटीट्यूड है। और ये इंडिकेशंस पहले भी आ चुकी हैं कि भाई टॉक अमंगस्ट योरसेल्व्स एंड फिगर इट आउट। और दुनिया के अपने मसाइल भी इतने हैं, इसलिए शायद डिलेड रिस्पांस भी था, लेकिन डिलेड रिस्पांस पाकिस्तान के हक में तो बेहतर ही साबित हुआ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, क्योंकि उसमें एक्सपोज होता गया ना इंडिया। क्योंकि भारत जितना वावेला शुरू में मचा रहा था, अभी भी उतना ही वावेला मचा रहा है, लेकिन सिर्फ वावेला ही साबित हुआ। नो एविडेंस एट ऑल प्रोवाइडेड टू द वर्ल्ड आइदर। अच्छा, आपको बताएं कि पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश ने भारतीय एयरलाइंस की नींदें हराम कर दी हैं, तो ये उनका अपने ऊपर ही पड़ी है ये बात। एक्चुअली मोदी हुकूमत को बाज़ाब्ता खत लिखकर नुकसानात की तलाफी की दरख्वास्तें की जा रही हैं, और खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय एयरलाइन ने खत में कहा है कि पाकिस्तानी फजाई हदूद की पाबंदी 1 साल रही तो एयरलाइन को $60 करोड़ नुकसान होगा। $60 करोड़, यस, तो ये नुकसान होगा। वेल, क्या हो सकता है, टू बैड। मतलब what can one say? You created the whole thing. अच्छा, हमारे यहाँ भी आप बता दें, मौसम की वजह से काफी जो डोमेस्टिक फ्लाइटें हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं। We will talk about that, क्योंकि काफी लोग परेशान हैं, तो इस पे हम जरा डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि तूफानी बारिश और मुल्क के आधे हिस्से में आपने देखा क्या मूसलाधार, कल आपने देखा था कि बरसा है। मैच भी PSL बीच में ही खत्म कर दिया था। PSL मैच हो रहा था ना, मैं जल्दी से बता दूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा था, लाहौर में मैच हो रहा था, जीत जाता, पता है मुझे।
लेकिन फिर तबाही, मौसम, मतलब कोई तूफान आया, बारिशें और आंधी, कितनी तो आंधी चली है, फील्ड स्ट्रिप हो गए, गर्द गुबार, तेज बारिश, किसी नतीजे के बगैर खत्म हो गया मौसम। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया, तो ये हुआ उनके लिए। और इससे पहले खेले गए मैच में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 87 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। मतलब ये सारी चीज़ें हमने अपडेट करनी है ना। और लाहौर में खेले जाने वाले मैच में कराची किंग्स ने पहले बैटिंग में 4 विकेट्स पर 204 रन स्कोर किए थे। बट लाहौर आई थिंक वुड हैव वन। It would have. जवाब में मुल्तान सुल्तान की बैटिंग बुरी तरह नाकाम हो गई। टीम 17वें ओवर में 117 रन बनाकर आउट हो गई। कल 2 मैचेस हुए थे बेसिकली। शिकस्त के बाद मुल्तान सुल्तान PSL 10 के इस इवेंट से बाहर हो गई है, अब तो हो ही गई है। रिजवान की क़यादत में मुल्तान ने 8 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच में ही हरीफ टीम को शिकस्त दी है। रिजवान की क़यादत में नेशनल टीम भी पिछले काफी टूर्नामेंट्स जो है हार रही है। टेबल पर इस्लामाबाद पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर बरकरार है, लेकिन लेट्स सी कब तक, क्योंकि उनमें भी वीक लिंक्स हैं। लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो हैं वो 9 पॉइंट्स के साथ बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। और रन रेट इज ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इट इज द डिसाइडिंग फैक्टर। सो ये सारी चीजें सर हम समझते हैं। सईद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। याया भाई शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। बताइएगा, एक तो ज़ाहिर पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट बट एट द सेम टाइम रन रेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमने देखा है कि कराची के रन रेट का अगर मवाजना करें लाहौर से या दीगर टीमों से, क्या लग रहा है आपको आगे कौन सी टीमें जाती हुई नजर आ रही हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा आपका। और आपने जो बात की, कल डबल हेडर था और आपने कहा कि थंडर स्टॉर्म, बारिश भी हुई, तो उससे पहले लाहौर कलंदर के नईम और अब्दुल्ला शफीक ने छक्के चौकों का जो है वो तूफान लगाया हुआ था और अच्छा मैच देखने से लोग महरूम रहे। कल अगर बारिश नहीं होती, जखड़ नहीं चलते, तो शायद एक और अच्छा मैच देखने को मिलता, क्योंकि कोयटा की बैटिंग में भी दम है। इस वक्त अगर अब्दुल्ला देखा जाए तो कल जो मैच मुकम्मल नहीं हुआ और एक पॉइंट शेयर किया कलंदर और ग्लैडिएटर ने, इसने मुश्किलात खड़ी कर दी है पेशावर ज़ल्मी के लिए, जो आज मैदान में उतर रहे हैं अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड इतने हल्के भी नहीं है कि दूसरा मैच हार जाए, लेकिन खेल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मस्ट विन गेम आज खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे पेशावर ज़ल्मी की टीम, क्योंकि आज अगर वो हारे तो उनके लिए फिर दीवारें लंबी हो सकती हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में उनको एक मैच कराची किंग्स के साथ भी खेलना है, जो उनसे पॉइंट्स पर आगे दिखाई दे रहे हैं। और कल कराची किंग्स ने जिस तरह आउट किया मुल्तान सुल्तान को, तो अब मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी के लिए भी मुश्किलात हैं, क्योंकि एक पॉइंट जो शेयर हो गया है कलंदर और ग्लैडिएटर का, वो प्रॉब्लम कर सकता है पेशावर ज़ल्मी की टीम को। जहां तक रही बात कि अब ये टूर्नामेंट किस तरह आगे बढ़ रहा है, ऑब्वियस नजर आ रहा है आपको, कराची, कोयटा, कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लास्ट 4 में आपको जाते हुए दिखाई देंगे। बट कैन वी आस्क यू कि आपको फाइनल में कौन नजर आ रहे हैं? बिकॉज अभी तो हमें छोड़ दें। मेरा मूड तो था कि मैं आपसे कहलवा लूं, या कह दें, जल्दी से कह दें। ये जो आपकी शरारत है ना उमा, ये जो आप मुस्कुरा रही हैं, तो हम लोग कुछ ऑफ ईयर भी बातें करते हैं। तो इस वक्त जो टूर्नामेंट आपको नजर आ रहा है ना हुमा, देखिए जो कल मैच हुआ है कोयटा का और कलंदर का, वो बहुत सारे जो है वो चीज़ों को आया कर रहा है। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, इन टीमों की परफॉर्मेंस जो है बैटिंग और बॉलिंग में दूसरी टीमों पर हावी दिखाई दे रही है। मैं एक दिलचस्प फैक्ट आपके साथ शेयर करूं, इस वक्त जो पाकिस्तान सुपर लीग के टॉप 7 बैटर्स हैं, जहां मोहम्मद रिजवान जो कल अकाउंट ओपन किए बगैर 0 पर आउट हुए, वो टॉप पर हैं, लेकिन पहले 7 बैट्समैनों में कलंदर के 4 बैट्समैन शामिल हैं। तो अंदाजा कर लीजिए कि कलंदर, जिनको आप कहते हैं कि उनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है, उनकी बैटिंग भी हल्की नहीं है, हालांकि कल भी फखर रहमान लंबी इनिंग नहीं खेल सके। अब आपके सवाल की तरफ आ जाता हूं कि इस टूर्नामेंट में फिलहाल तो इस्लामाबाद यूनाइटेड आपको बहुत अच्छी नजर आ रही है, लेकिन उनके वीक लिंक है, खासतौर पर उनका जो सबसे बड़ा वीक लिंक है वो उनके कैप्टन शादाब खान है, जो मुश्किल टाइम पर अपने आप को पीछे कर लेते हैं। फिर दिस स्ट्रैटेजी हैज बीन वर्किंग फॉर देम, मतलब वो जब भी रन उन्हें पड़ने लगते हैं, मतलब फिर तो कप्तान कामयाब हुए ना, वो अपनी टीम को बचा के निकाल लेते हैं। या द फैक्ट दैट दे आर स्टिल नंबर 1 इनटू द टूर्नामेंट एंड वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट, तो कप्तान को कुछ शाबाशी तो मिलनी चाहिए। क्योंकि दूसरी तरफ तो रिजवान की कप्तानी पे भी आया सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनकी क़यादत में, हालांकि ही हैज बीन परफॉर्मिंग और वो रन बना रहे हैं, उनकी टीम कुछ नहीं कर सकी। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि आपके 25 रन हो लेकिन टीम की जीत में अपना कंट्रीब्यूशन डाल दें, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो आपको दिखाई दे नहीं रही।
जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग में आपको चीज नजर आ रही है कि वो 2 स्पिनर्स कप्तान के अलावा खिला रहे हैं, जिनमें नवाज भी शामिल हैं, जिनमें इमाद वसीम भी है, जो कि आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फिलहाल कहीं दिखाई दे नहीं रहे। तो आप अंदाजा कीजिए कि कप्तान को अपनी बॉलिंग पर ही भरोसा नहीं है। और फिर अगर आप बात करते हैं इस टूर्नामेंट में आखिरी मैच के लिए किन 2 टीमों को मैं देख रहा हूँ, मैं अपनी नजर में जो इस वक्त सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कल जो मैच हुआ उसके बाद आपको कोई इबाम नहीं होना चाहिए कि इस बार पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 2025 का फाइनल कलंदर और कोयटा के दरमियान। अच्छा, हम अगर इमर्जिंग टैलेंट की बात करें, जाहिर है हमें PSL का इसलिए भी इंतजार रहता है क्योंकि जब हम कौमी टीम के लिए सिलेक्शन करने बैठ रहे होते हैं किसी भी इंटरनेशनल इवेंट से, टूर से पहले, तो कहते हैं जी बहुत से लोगों की राय होती है भाई पीछे मुड़ के देखें तो खाली हैं सीटें, बेंचेस पे कोई है नहीं, पूल हमारा नहीं भरा हुआ। सो हमें PSL का इंतजार रहता है कि हमारा पूल भर जाए, जब हमारी निगाहों में या सिलेक्टर्स की नजरों में लोग आ जाएं। सो कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं इमर्जिंग स्टार जो बड़ा वर्दी आपको लगा हो, बहुत सारे हमारे PSL के प्रोडक्ट हैं जी। देखिए हुमा, बात दरअसल ये कि अभी जो पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया, हमने वहाँ नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया, बाबर को ड्रॉप किया, रिजवान को ड्रॉप किया, लेकिन मुझे बड़ी मायूसी हुई इरफान खान न्याजी, कल उन्होंने 40 रन किए आखिरकार। अब्दुल समद को देखकर बड़ी मायूसी हुई, हालांकि उन्होंने एक मैच में बड़ी अच्छी इनिंग खेली, प्लेयर ऑफ द मैच भी वो करार पाए, लेकिन उसके बाद अंधेरा नजर आ रहा है, उनकी परफॉर्मेंस में तसलसल आपको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन बॉलिंग के टैलेंट के हवाले से मुझे बड़ी खुशी हुई जो पेशावर ज़ल्मी के लिए, हालांकि पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट कर चुके हैं अली रजा, लेकिन उनके अंदर बहुत टैलेंट है, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। मुझे लग रहा है कि वो पाकिस्तान की बॉलिंग में एक ताज़ा हवा का झोंका होंगे। कल जीशान को इंट्रोड्यूस कराया कोयटा ग्लैडिएटर ने, बहुत अच्छे लगे वो मुझे, अगर उनके ऊपर थोड़ा सा होमवर्क किया जाए तो अच्छे हो सकते हैं। फिर कल नईम को लोग बात कर रहे थे यार, टू मच मौके दे दिया लाहौर कलंदर ने, कल जिस तरह उन्होंने चिप इन किया, वो जिस तरह शॉट खेल रहे थे, तो लगा कि जी पाकिस्तान क्रिकेट के पास टैलेंट है। और वो जो ये बात होती है ना कि सॉरी पाकिस्तान क्रिकेट में टैलेंट नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जहां मायूस होते हैं वहां हमारा ये टैलेंट हमें भरपूर मौका फराहम करता है। जहां तक रही बात के बल्लेबाजी में हमारे पास, तो देखिए बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है वो पाकिस्तान सुपर लीग में फ्रेंचाइज की जो है वो तवज्जो का मरकज नहीं बना हुआ। आपके सामने कोयटा ग्लैडिएटर में हसन नवाज हैं, वो नहीं खेल पा रहे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनके पास जो फॉरनर है वो हसन नवाज का रास्ता रोक रहे हैं। अब मार्क चैपमैन से ऊपर तो आप उनको भेजेंगे नहीं, राइले रोसो से ऊपर तो भेजेंगे नहीं, फिन एलन से ऊपर तो भेजेंगे नहीं, ये एक उनके लिए प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद पेशावर ज़ल्मी के अंदर हसीबुल्ला, जिन्होंने हाल ही में T20 डेब्यू किया, अफसोस के साथ वो कोयटा ग्लैडिएटर में उनको खेलने का अब तक मौका मिल नहीं पाया क्योंकि कौशल मंडल जो है वहां पर खेल रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कि इन नौजवान खिलाड़ियों का रास्ता रोक रही है। हम नौजवान खिलाड़ियों की बात करें, हमें उम्मीद थी कि साइम जो है ना कुछ रिदम में आते हुए नजर आएंगे। आपने देखी उनकी परफॉर्मेंसेस, जाहिर है अभी ही इज टेकिंग हिज स्वीट टाइम मे बी। नहीं, अब्दुल्ला साइम के बारे में कोई सोचने की जरूरत नहीं है आपको। साइम ट्राई एंड टेस्टेड और वो अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं। हाँ, उनके बारे में कोई आपको बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। हमारे लिए उनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि वो क्रिकेट के मैदानों में वापस आ गए हैं। और वो कहते हैं ना फॉर्म टेम्परेरी क्लास परमानेंट। तो साइम के बारे में, फखर के बारे में आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। वो परमानेंट क्लास है, क्लास अपार्ट है सर्टेनली। तो चलें, ये एब्सोल्युटली जबरदस्त। या थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हम सबका पसंदीदा फल, मौसम, फलों का बादशाह ना, फलों का बादशाह अगर आप नहीं कहेंगे ना ऐसे तो मैं फलों का बादशाह आम। तो आम का क्या हाल है ये हम आपको बताना चाहते हैं। और अब्दुल्ला की सोच है कि कल जो बड़ा तूफान आया है तो दैट माइट हैव It has affected the arm crop a little bit. To a friend of mine, उसके घर में आम का पेड़ वगैरह, मेरे सारे आम गिर गए। 100 मील फी घंटा की रफ्तार से चली है आंधी। देखिए गर्मी तो ऐसी जबरदस्त किस्म की है आमों के लिए, तो इसमें तो बड़े अच्छे आम होने चाहिए। तो खैर एनीवे यही हमने ज़रा पता भी करना है। हालिया शदीद गर्मी की लहर और पानी की कमी ने आम की फसल को शदीद मुतासिर किया है। अच्छी तरह या बुरी तरह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आम की फसल में 40 से 50% तक कमी हो सकती है, जिससे आम की एक्सपोर्ट पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। और सिंध में मजमूई तौर पर आम की सालाना पैदावार है जी 3 लाख और 92,000 मेट्रिक टन के करीब, और जिसमें मुमकिन तौर पर बड़ी कमी का खदशा है। काश्तकारों के मुताबिक पानी कम मिलने से आम का साइज़ छोटा हो गया है, जबकि क्वालिटी भी मुतासर हुई है। सिंध के अलावा जनूबी पंजाब में भी आम की पैदावार
35 से 40% कम रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वहीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पेट्रन फ्रूट वेजिटेबल एसोसिएशन है। बहुत शुक्रिया वहीद साहब, आपसे हर साल इन फलों से मुताल्लिक बात होती है। इस बार जैसी गर्मी पड़ रही है, बताया जा रहा है कि आम की फसल बड़े ख़तरे में है। सो सर, क्या आप लोगों के रिजर्वेशंस हैं? फसल कम होने का खदशा है क्या? देखें, गर्मी जो पड़ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और ये हर साल ऐसे ही हो रहा है 5 सालों से। मगर मैं ये कहूँगा सिंध की जो अभी प्रोडक्शन जो आम की है, जो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स आ रही है, कम से कम 10 से 15% कम है। और सीज़न जो है अभी एटलीस्ट जो एक्सपोर्ट होगी पाकिस्तान से 25 मई से स्टार्ट होगी, तो 10 से 15% कम है। मगर जो पंजाब का सीज़न है वो जुलाई में स्टार्ट होगा, तो अभी तो काफ़ी टाइम है, तो अभी कह नहीं सकते। मगर अभी तक पंजाब की फसल पिछले साल से बेहतर है, मगर सिंध में भी 15% इम्पैक्ट आया कम होने। आई वाज ऑफ द मुझे लगता था कि गर्मी अच्छी है, मतलब बहुत गर्मी ही चाहिए होती है आम के लिए, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा वक्त से पहले गर्मी पड़ जाए तो सर्टनली फिर वो मुतासिर करती है। तो यानी वक्त जो है आम को ऑब्वियसली नुकसान पहुंच सकता है। तो फिर वही सब, फिर केले और दीगर फ्रूट्स का क्या होगा? मतलब फिर तुम सारों को ही आपसे पूछते, तो क्या वो फसलें भी कम होंगी? भी पाकिस्तान में कोई भी क्रॉप हो, वो बनाना हो या मैंगो या कोई भी इस टाइम पे जो प्रोडक्ट उग रहे हैं, उस पर सब पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हाई जा रहा है। और आने वाले आगे जो फसलों पे उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा डेफिनेटली। और ये 5 सालों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है सिंध हो या पंजाब या किसी प्रोविंस के अंदर, जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और हमें इसका इंतज़ाम करना चाहिए और R&D रिसर्च के ऊपर करके और अपने किसानों को इसका जो है हल दिया जाए फौरी तौर पे हुकूमत, क्योंकि आगे फूड सिक्योरिटी के इशू ये बढ़ते रहेंगे। साहब, अब समझ ये आ रहा है कि फलों की जो मार्केट है शायद वो मुतासर हो और कुछ फल कम आए, तो रेट भी ज़्यादा होता है। इस पे कुछ बताइएगा, आपकी क्या राय है? फिर आवाम भी तैयारी रखें ना अपनी। That's right. नहीं, एज सच रेट नहीं बढ़ेंगे। अगर एक और बात अंडरस्टैंड करेंगे कि हर चीज़ जब महंगी हो रही है, तो आम भी अगर महंगा हो गया तो क्या मतलब कि उसके ऊपर भी कॉस्ट पड़ती है, और उसके ऊपर भी जो खर्चे हैं वो भी बढ़ गए हैं पिछले साल से। जो आपकी लोकल ट्रांसपोर्ट है वो भी बढ़ गई। ज़ाहिर बात है, हर चीज़ बढ़ती है। अगर किसान कमाएगा नहीं फिर लगाएगा कैसे? तो प्रॉफिटेबिलिटी तो लेगा। ज़ाहिर बात है, अगर आप चाय पी रहे हैं तो वो भी महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो रही है। तो फिर आम अगर महंगा हो जाए तो उससे कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, मगर इतना बड़ा वो नहीं आएगा कि आम बहुत ही महंगा होगा, और हर एक की अप्रोच पे होगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हम भी यही चाहते हैं कि मतलब आम आए तो आम खाएं ना सारे, नॉट बिकॉज कि जी महंगा हो गया अब नहीं खा सकते। बहुत शुक्रिया वहीद अहमद साहब। अच्छा, मौसम की बात भी कर रहे हो, मौसम की वजह से फ्लाइट्स डिस्ट्रप्शन की भी कुछ जिक्र हो रहा है। वी डोंट वांट एनीबडी टू पैनिक, सो वी आर गोइंग टू टॉक टू आवर कॉरेस्पोंडेंट तारिक अबुल हसन। तारिक भाई, बताइएगा कितनी फ्लाइट्स मुतासिर हुई हैं, कितनी डिले हुई हैं? जी, कल शाम में जो इस्लामाबाद, लाहौर और सियालकोट वगैरह का मौसम अचानक चेंज हुआ, तूफानी बारिश और हवाओं के तेज झक्कड़ की वजह से तकरीबन कोई 1.5 दर्जन से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की परवाजें जो है वो मुतासर हुई हैं। अगर कराची से जो इस्लामाबाद की फ्लाइटें थी उनमें से कुछ पेशावर डाइवर्ट हुई और कुछ मुल्तान एयरपोर्ट भी डाइवर्ट हुई। इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी जो है वो कुछ मुल्तान डाइवर्ट हुई। एयर सियाल की मदीना सियालकोट फ्लाइट थी, वो मुल्तान में लैंड हुई। इसी तरह इस्लामाबाद और मस्कत की फ्लाइट थी, सलाम एयर की मस्कत की फ्लाइट थी सियालकोट के लिए। वो तकरीबन मौसम बेहतर होने से 1 घंटे तक फजा में चक्कर लगाती रही। इत्तेहाद एयरवेज की इस्लामाबाद फ्लाइट थी, मुल्तान डाइवर्ट हुई। तो इससे ज़्यादा कोई तकरीबन कोई जो ताखिर हुई वो भी कोई 1 से 2.5 घंटे तक की जो है वो ताखिर फ्लाइटों में हुई है। लेकिन आज जो है वो शेड्यूल बेहतर है। अभी तक जो है वो कोई फ्लाइटें मौसम की वजह से जो है वो डाइवर्ट या लेट नहीं हुई हैं। लेकिन इस करदू और गिलगित की जो फ्लाइट्स हैं उन पे थोड़ा सा मौसम असरअंदाज हुआ है, और PI की जो फ्लाइट इस करदू जानी थी वो तकरीबन 2 घंटे ताखिर का शिकार है। जी, बहुत शुक्रिया तारिक अबुल हसन, बहुत बहुत शुक्रिया। And that is it. And we are going to see you inshallah on Monday.